इंटरवल होता है, मैं बाहर कुछ खाने के लिए गया तो मेरे से एक बंदा खड़ा था, वो बर्गर खा रहा, फिल्म में आप ही हो? मैंने कहा हाँ। यही तो मैम चाहते हैं कि यार हमें भी कोई पहचाने, यार हम इंसान हैं, हम इतने सालों से लगे हुए हैं, कुछ कर सकते हैं, कोई उस मेहनत को नोटिस करे, नोटिस करे। तो लगा थोड़ा सा यार हाँ कि थोड़ा सा हम मंजिल के करीब जा रहे हैं, अच्छा लगता। हमने दिल्ली में एक फिल्म की थी, शादी तेरी बैंड हम बजाएंगे। एक क्रेजी फॉर फिल्म आई थी राकेश रोशन प्रोडक्शन की, सीन बड़ा था, एडिट हो गया। हमारे से ये भी तो पंगे होते हैं। तो अब मैंने क्या हुआ कि मैंने अपने दोस्तों को बोल दिया, भाई मेरा ना सीन आने वाला है। कब आएगा कब आएगा? मैं आने वाला है। मैं वो अरे ये दिखाने लगा भाई सीन बड़ा था, कट गया। तो ये 8 साल की जर्नी के बाद वापस क्यों आए वापस? आपने बताया आपने राजपाल सर के साथ काम किया, आपने इरफान सर के साथ काम किया। मैंने एक ही फिल्म में 3 कैरेक्टर प्ले किए। छोटे से कमरे में हम रहते थे, मेरी उम्र का। तो मुझे बोलता बेटा अब कमरा खाली कर दे, निकल यहाँ से। मैंने कहा नीति भाई मैं जाऊंगा कहाँ यार, मैं कोई जगह नहीं है। अरे कहा यार क्या होगा साला, इधर से चौल निकल गया से, मैं तो रोड पे आ गया। मैं कहा अब बनूंगा मैं एक्टर। जब बंदा रोड पे आता है ना तब बनता है। फिर ऐसे कंडीशन होने लगी थी कि यार जिम्मेदारियां बढ़ रही थी, कब तक आप दौड़ोगे। मिडिल क्लास फैमिली में कुछ दिक्कतें रहती हैं, मुझे कुछ करना ही नहीं आता था। पता लगा कि ये जोमेटो है, तो मैंने जोमेटो में काम करना स्टार्ट कर दिया। थोड़ी शर्म भी आती थी, ठीक है एक्टर बड़े नहीं थे, लेकिन वो होता है ना यार, किसी ने देख ले तो क्या कहेगा। 8 साल छोटा टाइम नहीं होता। दूसरों को देखते थे मैम, लोग बड़े परेशान होते थे, कोई सुसाइड कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, गलत काम कर रहा है। अमित भाई के यहाँ से कॉल आया था, अमित बढ़ाना। अच्छा। तो मुझे नहीं पता था कि अमित बढ़ाना जी कौन है। बहुत से ऐसे क्रिएटर जिन्होंने मुझे काम दिया। ठीक है, डिलीवरी करते हुए कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने पहचान लिया हो कि आप वीडियो कर रहे हो? एक बार मैं ऑर्डर ले रहा था सबवे में, वो लड़का फिल्म देख के आया, तो मुझे कहता बोल रहा तेरे पता है कल मैं फिल्म लेके आई थी, साला बिल्कुल तेरे वर्गा बंदा होते। मैंने जोमेटो का एक कमर्शियल देखा था एंड मुझे ऐसा लगा कि ये आपको देखने के बाद कि शायद वो चेहरा कहीं मिलता जुलता है। तो अरे तू तो जोमेटो पे काम भी करता था ना? तो मैंने कहा हाँ भाई, अब तो ऐड भी करता है। कि मैंने आज तक किसी पॉडकास्ट को शायद इतना एंजॉय नहीं किया होगा जितना मैंने इस पॉडकास्ट को एंजॉय किया। ये नहीं कहता स्टार बनना है, सुपरस्टार बनना है, हाँ। इतना है कि लोग कहे हाँ यार एक अच्छा एक्टर है यार। 8 साल मुंबई की भीड़, ऑडिशंस की लाइन, रिजेक्शन की साइलेंट कॉल्स और फिर दिल्ली वापस आकर नए तरीके से अपने आप को प्रूव करने की एक कोशिश। आज के एपिसोड में हम मिलवा रहे हैं एक ऐसे एक्टर से जिन्होंने एक्टिंग का सिर्फ सपना नहीं देखा, उनके लिए डिलीवरी बैग्स उठाए, जोमेटो के ऑर्डर्स कंप्लीट किए और साथ ही साथ बड़े बड़े यूट्यूबर्स के साथ काम करके अपने आप को एक नई पहचान देने की कोशिश भी की। सबसे खास बात, इतनी मुश्किलें झेलने के बाद भी ये इंसान रोता नहीं, रुलाता नहीं, सिर्फ हंसाता है। ये एपिसोड सिर्फ एक्टिंग के सपने का नहीं, बल्कि हिम्मत, कंसिस्टेंसी और पॉजिटिव एटीट्यूड का भी है। तो तैयार हो जाओ एक ऐसी कहानी के लिए जो बोलेगी स्ट्रगल एंड नहीं होता, पर एटीट्यूड सब कुछ बदल देता है। वेलकम टू पॉडकास्ट विद आशी। आई होप आज के एपिसोड में आपको बहुत मजा आएगा। मुझे बहुत खुशी है कि आप हमारे साथ आए इस शूट के लिए। थैंक यू सो मच मैम, मैं भी बोल देता हूँ बीच में। आपकी जो ये एक्टिंग की जर्नी है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, किस एज में, क्या इंस्पिरेशन थी इसके पीछे? मैडम मैं फर्स्ट टाइम जब 10th में फेल हुआ था ना, तब इंस्पिरेशन मुझे नहीं आई थी, ठीक है। सेकंड टाइम मैं फिर 10वीं में फेल हुआ ना, तो मुझे लगता है भाई पढ़ाई करना अपने लिए बहुत मुश्किल है, कुछ ऐसा काम ढूंढ जो यार तू करोड़पति भी बन जाए और नाम पे हो जाए। तो मुझे लगता था यार एक्टिंग एक ऐसी चीज़ है भाई, इसी में अपना कैरियर है, यही आगे कुछ अपना भला कर सकता है। तो पढ़ाई की तरफ मन कम था, तो बस इसकी तरफ हमने जाना शुरू किया कि इस तरफ चलते हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि मतलब आपने ये सोचा कि पैसा तो कमाना है और बिना पढ़ाई करे सिर्फ इसी से पैसा आ सकता है? हाँ बिल्कुल मैम, मुझे लगता था बहुत स्पीड से मैं ये बस बनता हुआ चला जाऊंगा, रातों रात कोई अपना बंगला बन जाएगा, कुछ मैजिक वॉन्ड घूमेगा। हाँ वो कुछ घुमा कुछ भी नहीं था, मैं ही घूम गया था। तो बस स्टार्टिंग वहां से मैम, फिर सोचा कि ये कुछ मैम मैं आपको बताना है, स्टार्टिंग में
एक जगह में ना किसी ने मुझे बुलाया कि यार हाँ मैं सीखने के लिए गया एक्टिंग। तो कहता भाई तुझे एक्टिंग आती है? मैंने कहा हाँ आती है। तो कहता करके दिखा। मैं कहा लो। तो मैंने कहा जी जो मेरी गली में लोग आते हैं मैं उनका नाम कुछ करके दिखाऊं। कह रहा हाँ कर। मैं कबाड़ी वाले, रत्ती, पेपर, खाली बोतल, स्टील वाले। कह रहा और? मैं कहता और आता है। कह रहा कौन? मैं कहा काले काले बाल से भैया बड़े रसीले बाल से। मैंने कहा सर और बताओ। मैं कहा सर मैं ये मुझे इसका आता और कुछ नहीं आता। तो कह रहा अच्छा। कह रहा फिर दम तो है आप में। कह रहा ये देखो ये फोटो लगी, आपको इन्हीं की तरह बना दूंगा। ये मैं ये थोड़ा बनना है मुझे। कह रहा फिर क्या बनना है? मैं बड़ा एक्टर बनना सर, ये छोटे मोटे ये छोटे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का। मैं कहा हाँ ये छोटे, मुझे वैसा नहीं, मुझे वैसे एक्टर बनना है। क्या बात कर रहे हो यार, ऐसा तो ना होता है। मैं कहा चलो कोई बात नहीं। मैं कहा सर मैं सीख लूंगा सर, ठीक है आप जो कहते हो कर लूंगा, बताओ। तो कह रहा ठीक है 50,000 लगेगी। मैं 50,000? मैं किस चीज के सर, मैं तो एक्टिंग सीखूंगा। तो कह रहा पैसे तो देने पड़ेंगे। पैसे देने पड़ेंगे? मैं यार खाने के लिए यार पैसे नहीं होते, आने जाने में दिक्कत होती है, इसको 50,000 का दूंगा। तो मैम अभी 10वीं में पहली बार फेल हुआ था। घर पहुंचा, मेरी मम्मी कहीं बाहर बैठी थी। मैं कहा मम्मी इधर आ। कह रही हाँ। मैं यार काम है तेरे से। कह रही बोल। मैं कहा मम्मी मुझे एक्टर बनना है। कह रही की? मैं कहा मैं एक्टर बनना है। मेरी मम्मी बड़ी तेज हंसी। कह रही कोई गल नहीं हो जाता है। कोई गल नहीं तू देख लेंगे। मैं कहा नहीं मम्मी मैं कहता मुझे एक्टर बनना है, 50,000 दो। कह 50,000? मैं मुझे देने किसी को करे 50,000 दोगे तो एक्टर बड़ा बनाऊंगा, नहीं तो बन नहीं पाओगे। शाम को डैडी आए तो पापा से बात हुई भी ये पैसे से मांग रहा है। तो डैडी को बोला चल 2-4 दिन में बुखार उतर देगा, बातें हो रही। 50,000 मैडम हो भी नहीं पाते उस वक्त, कहाँ से कमाने थे। तो ऐसे मैं 1-2 जगह और भी गया हूँ, किसी को 50,000 मांग रहा है, कोई इतने मांग रहा है, कोई इतने मांग रहा है। मैं कहा लगता है अपना है भाई, काम बनेगा नहीं यहाँ पे। तो ऐसे मैं रानी बाग से एक बार मैं कहीं जा रहा था, तो मंदिर के पास से निकला तो पेड़ के पास से जैसे मतलब मैं मंदिर क्रॉस कर रहा हूँ, हे ऊपर वाले कोई रास्ता दिखा कि एक्टर बन जाऊं। तो सामने एक बड़ा लीफलेट लगा होता हूँ, उसमें लिखा होता है कि यहाँ पर एक्टिंग सिखाई जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं क्या बन की बात, भगवान ने रास्ता दिखा दिया। मैंने कहा भाई तू सुन रहा है। तो उससे पहले मैं गया था NSD, मैं अब ये बात बताना चाहता हूँ। तो वहां एक बंदा मिला, उसका नाम था, ले ही लेता हूँ, उसका नाम था सोनू। तो कहता बताओ। मैं कहा सर मुझे ना एक्टर बनना है। क्या? उन्हें लड़कियां बैठी हुई थी ना, एक्टर अरे तेज बोलो। मैंने कहा लड़कियां सुन लेंगी। कोई बात नहीं तेज बोलो। आता क्या? मैं आता मुझे कुछ नहीं है, नहीं मैं बन सकता हूँ, मुझे उतना। तो उसने भी पैसे बोले। मैं यार यहाँ भी पैसे। फिर मैं जब घर वापस आया तो ये मंदिर वाला केस हुआ। मैं कहा यार बनना मुश्किल है। फिर मैं उन सर के पास गया। तो उससे पहले मैम जहाँ मैं जिनके पास गया था, तो वो सर ने बोला कि ऐसे ऐसे चलो आपको बस खड़े रहना पीछे, अभी आपको एक्टिंग आती नहीं। मैं कहा ठीक है सर कोई बात नहीं। वो ऐसे उन्होंने नकली सी बंदूक पकड़ाई और यूं खड़ा हूँ। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। मैं कहा सर मुझे डायलॉग तो बुलवाओ मुझसे कुछ, ये बंदूक पकड़े पकड़े मैं थक गया हूँ। बोलते नहीं है हमारा 1-1.5 लाख का प्ले होता है, हम आपको ऐसे करवा लेंगे। और फिर वो उसमें क्या हुआ मैम कि ड्यूरिंग द प्ले ना, जैसे प्रैक्टिस हो रही थी, 2 लड़के ना एक्टिंग कर रहे थे। तो मैंने भी एक्सप्रेशन दे दिए, ये क्या तरीका, बदतमीज, समय खराब कर रहे हो हमारा, मजाक कर रहे हो। मैंने कहा सर मैं मजाक नहीं कर रहा, सिचुएशन के हिसाब से वो थोड़ा बनता था, अगर मैं एक्सप्रेशन ये दूंगा तो वो अच्छा लगेगा। अच्छा आप एक्टिंग में थे? मैं हाँ। अच्छा ऐसा था, मुझे लगा मजाक कर रहा। मैं सर मजाक नहीं कर रहा। तो मैम जब उन्होंने पैसे मांगे, पैसे मेरे से थोड़े दिन में हो नहीं पाए तो मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने ये थिएटर मिला, फिर मुझे उन सर का नाम था दीपक टुकराल, वो उन्होंने मुझे थिएटर में आपने सीखा, जहाँ मैंने स्टार्टिंग की, तो तब मुझे मालूम पड़ा कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, जो मुझे लगता था कि थोड़ा मैं कर सकता हूँ एक्टिंग। उन्होंने मुझे सिखाया। मैम मुझे ऐसा लगता है कि सिखाना तो बहुत मुश्किल है, आपके अंदर ही वो चीज़ होती है, उसको सामने वाला जिसको कहते हैं पॉलिश कर देता है, उभार देता है। तो उन्होंने मतलब मेरे अंदर वो चीज़ देखी, सर ने मुझे सिखाया, मुझे लेकर गए। तो मुझे थिएटर मैंने वहाँ किया, मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे लगता था कि यार हाँ अब मैं उस दुनिया में आया हूँ जहाँ मुझे जाना था। तो 2 से 2.5 साल मैंने वहाँ थिएटर किया, थिएटर कर रहा था, साथ साथ में अब जॉब भी करना था। तो पापा की जान पहचान में एक सर थे, बहुत बड़े साहब जी थे, भूपेंद्र सिंह आलूवालिया। उनका KTC प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, ट्रैवल जॉब, जो ट्रैवल का काम है, CP में अभी भी बहुत बड़ा उनका बिजनेस है। तो साहब ने बोला कि ठीक है आप अपने बेटे को भेज देना, मैं उसको रख लूंगा। मैं रोज बहाने बना देता था कि यार फोन नहीं लग रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। एक दिन वो अचानक से दोबारा पापा के पास आए, यार तुसी मुंडे नूं भेजा नहीं। खरे आप तो थे नहीं, आप कह रहे थे शायद बाहर गए थे। कह रहे नहीं मैं कहीं नहीं गया था। मैं कहा यार अब तो फंस गया, अब तो जाना ही पड़ेगा। फिर मैं वहाँ गया तो वहाँ एक सर बैठे हुए थे,
तो मेरे दिमाग में चल रहा था यार, मैं कहीं वहाँ जाऊँगा, मैंने देखा यार इतनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, मैंने कहा अच्छा मैं हम तो 10वीं फेल है, क्या करवाएंगे, गाड़ियाँ साफ करवाएंगे, पोछे लगवाएंगे, मैं लगा लेंगे कोई बात नहीं, भाग जाऊँगा 1-2 दिन में ही। मैं जाके बैठा, मैंने कहा नमस्ते सर, कह रहे नमस्ते जी। मैं कहा जी ये मेरे सर्टिफिकेट है जो छोटा मोटा मैंने काम किया है, किसने भेजा है? मैं कहा जी भूपेंद्र जी ने बुलाया। भूपेंद्र जी ने बुलाया? उन्होंने यूं लपेटा और यूं फेंक दिया पीछे। मैं कहा सर देख तो रहते, अरे नौकरी मिल गई। मैं सर मुझे कुछ आता है, अरे मिल गई नौकरी तो। मैंने कहा ठीक है जी। मैं बैठा तो कहते हैं वो उस टाइम टैली आती है वो, मैंने कहा हाँ सीखी मैं, हाँ आती है। तो मैं सारा दिन तो मतलब ये ऐसे किताब खोल के बैठा रहता, तो नींद आई थी। थोड़ा बड़ा मैंने करा, पर मेरे को 2 टाइम याद रहते हैं, एक 10:30 चाय आनी है वो ध्यान रहती थी, एक 4:30 चाय आनी है वो ध्यान रहती थी। उसके बीच में मैडम मतलब कुछ काम बोलते थे ना तो काम चोर था, मेरे से काम होता नहीं था। तो सर एक बार क्या हुआ, जब हम थिएटर किया करता था तो मेरी फोटो ना न्यूज़पेपर में आ गई, टाइम्स ऑफ इंडिया में, वो प्ले करते हैं ना तो उसमें एक फ्री ऑफ कॉस्ट का एक कॉलम होता है जहाँ पे आपकी फोटो आती है, आप प्ले वगैरह करते हो। तो बड़ी सी मेरी फोटो आ गई, तो अंदर सर बैठे थे, और सतराम, मैं भाग के कहा तेरी फोटो है? हाँ मेरी है। तेरी क्यों आ गई फोटो? मैंने कहा सर वो मैंने थोड़ा थिएटर करता हूँ। ये वाह यार, तेरे से तो मैं बेफालतू की हम फाइलें उठाते हैं। मैं भी तो ये कहता हूँ, क्यों उठवाते हो मेरे से फाइलें? चल काम में जाके कर। ठीक है जी। तो मैम 2-2.5 साल मैंने वहाँ जॉब किया, काम किया, पैसे जोड़ता रहता था कि मुझे एक दिन मुंबई जाना है। क्योंकि सीपी जब मैं उतरता था ना, शकूर बस्ती से मैं ट्रेन पकड़ता था सुबह 8 बजे की, और मैं लोकल वहाँ जब मैं उतरता था तो रोज 9:15 ट्रेन निकलती थी, पश्चिम एक्सप्रेस, उस पर लिखा था मुंबई। तो उसको देख के तब मैं निकलता था, 2 मिनट में वेट करता रहता था कि वो निकलेगी तब मैं जाऊँगा। यार एक दिन इसमें मैं जाऊँगा यार, जाना है तो जाना है, मुंबई जाऊँगा जरूर। तो फिर मुंबई का भी प्लान बन गया, चलो यार मुंबई चलते हैं। वहाँ जॉब करी, पैसे इकट्ठे करे, थोड़े पैसे इकट्ठे करके मैम मुंबई की तरफ हमने कूच कर दिया। ओके, तो मुंबई की जो जर्नी थी, कितने साल रहे आप एग्जैक्टली मुंबई में? मुंबई में मैम 2006 से लेके 14 तक, अप्रोक्सीमेटली 8 साल। 8 साल करीब मैं वहीं रहा हूँ। अच्छा, कैसी थी वो जर्नी? जर्नी अच्छी भी थी मैम, बुरी नहीं कह सकते। आपके अकॉर्डिंग जब चीजें नहीं चलती तो वो बुरी, मैम मुझे ऐसा लगता है कि आज जो चीजें आपको बुरी लग रही है ना, कुछ सालों बाद वो आपको अच्छी लगती है। आज जो चीजें आपके लिए स्ट्रगल लग रही है, आपको दर्द हो रहा है, वो कुछ सालों बाद वो मजाक का पात्र बन जाता है। अच्छा लगता है सुनने में, यार मेरे साथ ऐसा हुआ था। मैं ये नहीं कह रहा मैं कुछ बन गया हूँ, लेकिन वो बातें याद करता हूँ ना तो बहुत लगता है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मैम दिल्ली से मुंबई गए, मैं बहुत बोलता हूँ मैम, बहुत बोलता हूँ, लेकिन जैसे मैं ट्रेन में बैठा ना गोल्डन टेम्पल में, मैं चुप हो गया, मैं गूंगा हो गया। सुबह 5 बजे बैठा हूँ, सुबह अगले दिन हम 5 बजे मुंबई पहुंचे, मैं बोल ही नहीं रहा। मेरा क्या हो गया? मेरा दोस्त बोले मैं चुप रहा भाई, मेरा मन नहीं कर रहा बोलने, तो मैं अपना घर छोड़ा है, मम्मी को छोड़ा है, ये है, कैसे चलेगा। हम अंधेरी घर पहुंचते हैं, ऑटो खड़ा होता है, मैं इस तरह उतरता हूँ, ऑटो की तरफ मैं इस तरह खड़ा, मेरा दोस्त इधर खड़ा है, ऑटो बीच में से निकल गया, वो इधर चला गया, मैं बिल्डिंग की तरफ जा रहा हूँ। कह रहा कहाँ जा रहा है? कह रहा है इधर नहीं है, घर इधर है, क्योंकि इधर चौल थी और इधर बिल्डिंग थी। मैंने कहा यार इधर ही आना। तो ऐसे गलियों से गुजर जाता, भाई ये कौन सी जगह भाई? चौल। ओ वहाँ महाराष्ट्रियन आंटी देखी जो जैसा उनका कपड़े का, मैं देख रहा हूँ यार ये क्या हो रहा है, सुबह पानी भर रहे हैं। मैंने कहा भट्टे जिंदगी खराब होने वाली है अब तो। मैं वहाँ पे एक बंदा आया, उसका नाम था राजेंद्र सिंह नेगी, उनको बहुत साल हो गए थे रहते हुए मुंबई में। उन्होंने दरवाजा खोला, सड़िया सा मुंह बना गई। तो हम अंदर जा रहे हैं, हमने बैग रखे, कोई लेना देना नहीं, क्या है। तो कह रहा सो जा थोड़ी देर। मैं कहा ठीक है भाई। सुबह 5 बजे पहुंचे थे, फिर हम सो गए थोड़ी देर। 9 बजे उठता हूँ, नहा धो के लेके प्रभु का नाम, तो उन्होंने मुझे प्लेट पकड़ा दी, 2-3 प्याज पकड़ा दिए और चक्कू दे दिया। मैंने क्या कर रहा भाई, आए हो अब काम शुरू करो। मैंने कौन सा काम? कह रहा भाई रोटी वोटी नहीं खानी। मैं कहा ठीक है। मैं जैसे प्याज काटने लगा, मेरा उंगली कट गई, उंगली कटने से खून निकल आया, और मैं भाई मेरे लग गई। कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, अरे कोई तो ध्यान दे लो। फिर मैं कह रहा लग गई यार, बहुत तेज लग गई यार, कोई देख ही नहीं रहा। फिर गया क्या हुआ? भाई मेरे खून निकला है। तो क्या हुआ? हाथ धो ले, लगा ले कुछ। यार किसी फीलिंग ही नहीं है यार, कुछ यार लग गई यार, थोड़ा तो पूछ लो। मतलब इतना हार्ड हो चुके थे, उनको कोई नहीं था कि उनकी रोज की लाइफ की है। मैं कहा ठीक है भाई। तो वो दाल इतनी पतली बनाते थे, ऐसे करता था, दाल आती नहीं थी, पानी भाई ये क्या है? कह रहा और 500 रुपए में क्या मिलेगा महीने में? मैं भाई मैं इतनी पतली दाल नहीं खाता, थोड़ी तो बढ़िया बनाओ। कह रहा खाना खाओ नहीं तो बाहर रेस्टोरेंट में चले जाओ। अच्छा मैं भी जा रहा हूँ। मैं बाहर गया, वहां देखा 160 रुपये दाल। मैं घर वापिस चलो डाल कर। तो मैं कह रोज कहाँ खाएंगे भाई।
तो ये सब चलता रहा मैम। वहाँ कुछ टाइम रहे, मुंबई में धक्के खाते रहे, इधर उधर दौड़े। ये जो शुरुआती दिन थे जब आपने मुंबई शिफ्ट किया, ठीक है, तो दिल्ली और मुंबई, वैसे तो दिल्ली भी अच्छा खासा बड़ा शहर है जी। लेकिन मुंबई की कंपैरेटिवली लाइफ फास्ट है, ठीक है। तो आपको कैसा लगा दिल्ली से मुंबई का जो शिफ्ट था? आपको क्या मेजर डिफरेंसेस लगे इसमें? मैम जैसे आपने बोला ना, फास्ट तो है, इसमें कोई नो डाउट नहीं है। अब मुझे मुंबई छोड़े 10 साल हो गए और उस हिसाब से दिल्ली भी बहुत फास्ट चल रहा है। अब फर्क आ गया होगा। उस वक्त मुझे लगा कि यार यहाँ की दुनिया बहुत तेज है, सुबह 5 बजे उठ रही है, इधर भी है लेकिन मैंने इतना देखा नहीं था। लेकिन वहां वाकई बहुत दुनिया फास्ट चल रही है। मुंबई का मतलब है पैसा। आपको कुछ भी हो, अब बीमार हो नहीं हो, कुछ भी है, आपको अगर पैसा कमाना है ना, तो आपके अगर घर में फैमिली में 4 बंदे हो तो आपको चारों को कमाना पड़ेगा। अब दिल्ली में भी ये रिवाज आ गया, खर्चे इतने बढ़ चुके हैं। लेकिन उस वक्त मैंने देखा कि एक मतलब कि पेरेंट्स हैं, उनके 2 बच्चे हैं, या पेरेंट्स है, उसकी बेटा है, उसकी बहू है, सबको काम करना पड़ेगा, सब काम करेंगे तब घर का गुजारा चलेगा। तो मैंने देखा यार यहाँ बहुत तेज है। हमारे यहाँ जैसे छोटी छोटी चीजों को बहुत नोटिस किया जाता है, वो उस घर में कौन सी लड़की आ रही है, वहाँ किसी को कोई लेना देना नहीं है। फायदे भी है लेकिन हमें फायदा नहीं हुआ हमारे यहाँ सारे रंडोई आते थे सारे आरामखोर वही जाने। तो अपनी लाइफ में कोई चेंजिंग नहीं आई मैडम। तो अपने मतलब उस हिसाब से कोई चेंजिंग नहीं आई। वैसे बहुत चेंजिंग थी वहां पे। हमने देखा है बहुत, क्या वो कहते हैं ना, बराते देखी वो होता है किसी ने इनवाइट ही नहीं किया हमें। कभी ऐसा नहीं सोचा कि हमें भी ऐसी वाली लाइफ? सोचा, कहते ना, सोचा बहुत। वो ऊपर वाले ने होने नहीं दिया, पता नहीं क्यों। इतनी उसने हमें परेशान किया ना, दौड़ा के। मैम एक किस्सा सुनाता हूँ। मुंबई हम गए तो सुबह से निकलते थे, यही 7-8 बजे उठना, नहा धो के फिर अपना थोड़ा प्रभु को याद कर लेना। करने के बाद चलो जी दाल रोटी बनानी है, वो बना के। ये भी बड़ा मुश्किल, सबसे मुश्किल काम होता था आटा गूंदना। तो कहा भाई देख ले, आटा मैं नहीं गूंदूंगा, चावल बना दूंगा, मेरे से हो जाएगा। कह रहे ठीक है। वो काम करना, दाल चावल खाना, हमने भाग जाना। शाम को आना तो फिर वहाँ पे एक गुरुद्वारा है फोर्ट बंगलो में, मैं वहाँ चला जाता था। मैं यार यहाँ पाठ सुन लेते हैं, थोड़ा मन में शांति मिलती है कि यार ठीक है यार, जो भी है घर जाके तो वही स्यापे हैं। तो वहाँ मुझे एक बंदा मिला, एक्टर। मैंने कहा हाँ एक्टर, शॉर्ट फिल्म में काम करोगे? शॉर्ट फिल्म क्या होता है यार? मैं हाँ करूँगा। मैंने कहा पैसे 500 रुपये मिलेंगे। मैंने कहा 500 रुपये? मैंने कहा हाँ कर लूँगा, ठीक है जी। अब पता नहीं आप बोलना सही है या नहीं है। मैं वहाँ शॉर्ट फिल्म के लिए पहुँच गया। तो मैंने कहा मेरा रोल क्या रहेगा? कह रहा आपका रोल बढ़िया रहेगा, धर्मेंद्र जी के साथ एक बार सीन है। मैं कहा कौन कौन है फिल्म में? धर्मेंद्र, अमिताभ, सब है, बड़ी बड़ी फिल्म कास्ट है। मैं कहा लाए भाई, बढ़ गई बात। मैं कहा ठीक है जी, मैं सुबह 5 बजे पहुंच जाऊंगा, और सुबह 7-8 बजे पहुंचूंगा। मैं 7-8 बजे वहां पहुंच गया। मुझे कांस्टेबल की वर्दी दे दी गई और मैं रेडी हूँ। मैं कहा हाँ भाई। मेरी आए नहीं धर्मेंद्र जी? आने वाले हैं ठीक है। मैंने जैसे देखा तो वहां पे सभी आए हैं, लेकिन सब नकली। धर्मेंद्र, अमिताभ, शाहरुख, मिथुन, गोविंदा, इतनी लंबी कास्ट, वो सारे नकली। मैं यूं देख रहा हूँ, डुप्लीकेट, सारे डुप्लीकेट। मैं यूं कर, भाई ये क्या हो गया? तो अब सीन लगाओ, मैंने यूं बंदूक पकड़ी, मैं यूं खड़ा हूँ, और जैसे वो बड़े SHO कोई होते हैं ना, वो आके बैठेंगे, जो धर्म जी थे नकली वाले, वो बैठेंगे। तो मेरा मन नहीं माना। मैं कहा नहीं भाई मैं नहीं कर पाऊंगा। तो डायरेक्टर मैंने कहा सर 1 मिनट। कह रहे क्या हुआ? मैं कहा सर मैं कर नहीं पाऊंगा। कह रहे क्यों? मैं कहा सर यहाँ तो सब नकली हैं। तो कह रहा आपको बताया नहीं? मैं कहा नहीं, वो पप्पू जी बड़े, उन्होंने मुझे बताया नहीं, उन्होंने बोला फिल्म कास्ट है। मैंने कहा ठीक है, मैं आ गया। तो कह रहे अब, मैं कहा जी मैं नहीं करूंगा। कह रहे कहा? मैं कहा वो खड़ा जी। उन्होंने उसको बुलाया, कह रहे कमीज इसको दो। मैंने कमीज जल्दी तो उतारी, उसको पकड़ा दी और उसको ऐसे बंदूक लेकर खड़ा कर दिया। और उसकी आंखें ऐसी टेढ़ी थी, वो मैं भैंगे की तरह देख रहा है। मैं ऐसी तैसी करा, मैं यूं चाय का कप ले रहा मैं नहीं करूंगा भाई, तू मन में जितनी मर्जी गालियां दे, मैं नहीं करूंगा। फिर मैं घर गया, तो सारे बैठे थे, हो गया। मैं कहा यार वहां तो सारे नकली थे। वो भाई सारे हंसे, कह रहा यार तुझे पता नहीं था? मुझे पता नहीं भाई, मुझे लगा चलो आज काम मिल गया, शायद बात बन जाएगी। तो मुंबई में आप जहाँ जिस स्टॉल में रह रहे थे, वहां पर आपके रूममेट्स भी रहे होंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि मुंबई का तो एक ट्रेंड है ना कि एक रूम में बहुत सारे लोग रहते हैं जी। ठीक है, तो आपके रूममेट्स कैसे थे? रूममेट्स मैम ठीक थे, मैं ये कह सकता हूँ। मतलब कि नए नए गए थे, तो कुछ बेचारे बहुत साल पुराने थे। तो मेरा एक दोस्त था, तो अब उस टाइम हमारे पास टीवी नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो टाइम पास करना बहुत मुश्किल हो जाता। तो हमारा एक दोस्त था राजेंद्र नेगी, वो ना ऐसे दरवाजा खुला हुआ था और यूं पहले वो यूं गिन रहा था
तो मैम नेगी भाई क्या कर रहे हो? कह रहा है टाइल्स कितने ऊपर? मैं कहा ये ऊपर 4 इधर है, 4 इधर है, एक पंखा इधर है, वो पत्ते गिरे हैं। फिर वो पत्ते गिन रहा था। मैं कहा भाई मैं समझा नहीं। कह रहा हमारे पास काम है। मैंने कहा नहीं। तो कह रहा टाइम कैसे पास करेगा? पेड़ों के पत्ते गिनो। तो हम पेड़ों के पत्ते मैं ये काम नहीं करूंगा। कह रहा भाई अभी तो अभी 15 दिन हुए ना, जब 1-2 साल निकल जाएंगे ना काम होगा नहीं, तो पत्ते गिनेगा, नीचे की टाइल्स गिनेगा, वो गिनेगा, ये सारे काम हमारे पास रहेंगे। मैंने कहा अच्छा भाई ऐसा भी होता है। तो अब बात आती है रूममेट्स कैसे थे मैम, सारे बेचारे दर्द भरे थे कि वो सब एक्टिंग के लिए आए थे वहां पे। कुछ कोई प्रोडक्शन से लगा हुआ था। अब हम जैसे अपने घरों में रहते हैं मैम, कुछ बंदे जैसे ऐसे आते हैं, कोई दारू शराब पी के आ रहा है, और हम पसंद नहीं था ये चीज़, यार कैसे कैसे लड़के आ रहे हैं हम। तो कुछ ऐसे आते पी के आते, गाली गलौज करते हैं। मैं भाई यार ये मत करा करो, एक तो तुम हमारे घर में आके रहते हो और हमें गालियाँ निकालते हो रात को पी के। ये बड़ी दिक्कत होती है। तो ठीक रहा है एक्सपीरियंस के साथ। मैं बोल सकता हूँ कि एक बंदा था वो बहुत चालू था। वो कैसे? वो गुजराती था वो, तो वो लोगों को ना पागल बनाता था। वो लोन वोन पास करवाता था। अच्छा। वो एक्टर नहीं था। तो वो आगे कहता था यार सतना भाई मैं ना 3 यार कमा के आया हूँ, कभी 4 यार कभी 5 यार। मैं कैसे भाई? कहते वो बंदा मिला था, मैंने उसको बोला तेरा लोन पास करवा दूंगा। उससे 5 यार ले 7 यार आया। मैंने कहा तो भाई किस दिन पिटेगा? करे नहीं। एक बार ऐसे हम रात को मैं ऐसे आटा गूंद रहा था, मेरा दोस्त दाल बना रहा था, तो ऐसे दरवाजा किसी ने खटखटाया और हमने देखा कि कॉलर से पकड़ के ना उसको लेके आ रहे हैं। तो वो भी बदमाश टाइप में थे। ये तुम्हारा दोस्त है? मैं भाई मेरा दोस्त तो नहीं है। मैं भाई मैं नहीं जानता। सतना भाई मुझे जानते नहीं हो? मैं नहीं जानता, तू कौन है? कह रहे ये साले ने ना हमसे पैसा लिया था और ये आज अंधेरी में घूम रहा है, इसको पकड़ के ले आए हैं। मैं कहा भाई साहब इसको अच्छी तरह से मारो, हमारे से कोई लेना देना नहीं है, इसको ले जाओ। मैं ये ना कहीं तेरे चक्कर में हम भी पिट जाए, तो ले जाओ। तो ऐसे ऐसे मैम बंदे आए थे और बाकी आना जाना लगा रहता था। बेचारे बड़े आते थे, बड़े चले जाते थे। कोई संगीत गा रहा, सुबह सुबह संगीत गा रहा होता था, चाहे वो था नहीं वो पर वो रियाज करके वो रियाज हमारी ऐसी नैसी मार देता था ना। सुबह 6 बजे हमने पानी भी भरना है और तू 5 तो बड़े बड़े नौटंकी बात आई है। तो मतलब इंटरेस्टिंग थी ओवरऑल वो जर्नी भी। उस टाइम बोर थी, अब इंटरेस्टिंग लगती है। उस टाइम तो लगता है यार ये क्या जान खा रहे हैं यार, एक तो हमें काम नहीं मिल रहा, ऊपर से तुम्हारी जान खा रहे हो। और ऐसे ऐसे दोस्त रहते हैं मैम, अगर आप मेरे दोस्त हो, मैं वहां हूँ, तो आप ना तैयार हो रहे होगे, कहाँ जा रहा है ये किसे मिलने जा रहा हूँ, ऑडिशन है? नहीं ऑडिशन तो कोई नहीं है। तो क्या होता है अचानक जब मैं वहां पहुंचा आप भी वहीं खड़े होते हो। अच्छा बताते ही नहीं थे कि कहाँ जा रहे हैं। तू यहाँ कैसे आया? अरे मैं तो यार काम से आया था, मुझे किसी ने बताया यहाँ ऑडिशन चल रहा है, तो मैं आ गया। अच्छा हमें सिखा रही है। तो इसका रीजन ये है कि वहां के लोग शेयर ही नहीं करना चाहते कि वो कहाँ जा रहे हैं, या फिर कोई और इसके पीछे वजह है? मैम यही रहता है कि मैं कामयाब हो जाऊं बस, बाकी दुनिया ऐसी तैसी कराए, मैं कामयाब हो जाऊं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी एक छोटी सोच है, मैं ये कहता हूँ कि जहां ऊपर वाले ने आपकी किस्मत में लिखा है ना, वो मिल जाना है। अच्छा करना यार, सही होगा, क्यों टेंशन ले रहा है यार, बता यार। मैं ये नहीं कि यहाँ बैठा हूँ तो अपनी तारीफ कर रहा हूँ। मैं इन चीजों में विश्वास नहीं करता। अगर मेरे पास कोई चीज आ गया ना ऑडिशन का, तो मैं उस जगह पे पहुंचने के लिए पहले आपको कर दूंगा। अगर 11 बजे का टाइम है ना, तो मैं तू पहुंच, मैं आ रहा हूँ, कोई बात नहीं यार, तू सिलेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यार, तेरी किस्मत में होगा, तू मेरे से बढ़िया एक्ट करेगा। और अगर मैंने तेरे से बढ़िया किया तो मैं तो होऊंगा ही सिलेक्ट। ओके। तो वहां पर काम की शुरुआत फाइनली कैसे हुई? कहाँ कहाँ काम किया आपने मुंबई में? काम मिलता ही कहाँ था। तो मतलब आपने मुंबई में 8 साल काम बिल्कुल नहीं मिलता था मैम। मैंने एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ। मेरी एक फ्रेंड बनी प्रीति, हम एक पंजाबी सीरियल कर रहे थे। अब लड़कियों के पास काम बहुत होता है, तो वो मुझे बोली पंजाबी में कि तू ना एक डायरी मेंटेन कर और उसके अंदर लिखा कर कि तूने कहाँ कहाँ शूट किए थे, तूने कहाँ कहाँ से पैसे लेने हैं। मैं 6 महीने में एक जगह काम करता हूँ, वो मुझे याद ही रहता है। तो मुझे डायरी मेंटेन करके मैं क्या करूंगा? पिछले 4 महीने में मुझे काम नहीं मिला। मुझे याद है 1 से 2 यार लेना, वो भी TDS काट लेता उसमें से। Oh God. तो मैम ऐसी था, मतलब काम मिलता था, बहुत कम था। उसका कारण ये था, हम मिडिल क्लास फैमिली के बंदे, नॉर्मल लुक, और जहां जाते थे तो वही देखते थे, गोरे चिट्टे 6 एब्स। हमारा एक ही एब्स बाहर रहता था, वो एब होता था हमारा। और एब्स हमारे कभी निकली, हमारे पे एब थे, एब्स नहीं थे। तो हमें फिर उस तरह से काम भी नहीं मिलता था। अरे कहता है यार कोई कहीं तो काम मिले जहां जाए, नॉट फिट। मतलब जैसे बड़े बड़े प्रोडक्शन होते, एक तक वो मतलब वो लेता है, हम कहते हैं डॉग्स आर नॉट अलाउड, तो ऐसा लगता है हमारी फोटो भी बाहर लगा देनी चाहिए कि ऐसे बंदे ना आए। तो आपने अच्छे बहुत बड़े बड़े एक्टर्स के साथ भी काम किया, जिनमें से एक राजपाल यादव जी भी हैं। तो क्या ये उसी टाइम की बात है या ये आपने बाद में किया? नो मैम, ये हमने दिल्ली में एक फिल्म की थी, शादी तेरी बैंड हम बजाएंगे।
अच्छा। उसमें मुझे सर के साथ काम करने का मौका मिला, लेकिन उससे पहले भी मैंने इनके साथ किया था। एक क्रेजी फॉर फिल्म आई थी राकेश रोशन प्रोडक्शन की, आपको ध्यान हो शायद, 2007-8 में आई थी। तो वहाँ मुझे एक सर मिले थे, उन्होंने मेरा एक ऑडिशन लिया, उनको बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने बोला तेरा 2 दिन का काम है। तो वहाँ पे मैंने एक दिन हमारा मुंबई में हुआ, एक दिन मुंबई से बात करजत में हुआ था। अच्छा। तो वहाँ हमारा एक शॉट था कि आप कभी वो फिल्म देखें, बहुत छोटा सा सीन है मैम, बहुत छोटा सा सीन, बड़ा था, एडिट हो गया हमारे से, ये भी तो पंगे होते हैं। तो अब मैंने क्या हुआ कि मैंने अपने दोस्तों को बोल दिया भाई मेरा ना सीन आने वाला है। मैं रानीबाग रहता था, तो वहाँ पे एक सम्राट सिनेमा है, तो मैंने सबको बोला टिकट, मैं सालों अपनी टिकट खुद लो मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो सबने 70-80 रुपए की जो भी टिकट है सबने टिकट ले ली। कब आएगा मैं आने वाला कब आएगा मैं आने वाला मेरे सीन आ नहीं रहा, वो इतना बड़ा सीन काट के एकदम छोटा कर दिया। मैं वो रहा ये दिखाने लगा था भाई सीन बड़ा था, कट गया। फिर उन्होंने मेरे को बहुत अच्छी मोटी मोटी गालियां निकाली। पीटा नहीं पीटा नहीं, वैसे ही पिटता रहता था। तो मैं भाई मैं क्या कर सकता हूँ यार, सीन कट गया। तो वहां में एक छोटा सा सीन करने को मिला था। वहाँ राजपाल यादव जी थे और इरफान साहब थे। जब पहली बार मैंने उनको देखा, अरे मैंने कहा यार उनको देखने का बहुत मन था मैम, इरफान साहब को देखने का। He was a great actor. मैम पता नहीं हमारे देश में दुर्भाग्य, चले जाने के बाद ना एक्टर की कुछ ज्यादा ही वैल्यू हो जाती है। ये देखिए मैंने तो शुरू से देखा है उनको, मैंने कोशिश पूरी करी है कि उनकी कोई मूवी में मिस ना करूं, क्योंकि उनकी एक्टिंग की मैं बहुत बड़ी फैन रही हूँ हमेशा से। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप एक्चुअली आर्ट वर्क उठा के देखते हो ना, तो जो ऐसी मूवीज में काम कर रहे हैं, आर्ट फिल्म्स में, वहाँ पे आपको बहुत बड़ी एक्टर्स देखने को मिलते हैं। एक्टिंग एक्चुअली वहीं से असली पता चलती है। जी बिल्कुल। ट्रू दैट। इसमें हम लोगों ने बहुत बार ये चीज़ सुनी है कि कास्टिंग काउच का बहुत इशू है मुंबई के अंदर। आपने फेस किया कभी? नहीं, वैसे हमारे साथ तो होता ही नहीं था, हमारी शक्लें ऐसी थी, कौन काउच करेगा जिसने करना हो तो वो खुद कहता है यार ये तो बहुत ही गिरा हुआ माल है इसका तो कौन काउच करेगा। बट एक बार क्या हुआ मैम, मैं अपने दोस्तों के साथ था, 2006 की बात है, हम कहीं से ऑडिशन के लिए कहीं गए थे। तो हम बाहर निकले तो एक बंदा मिला, तो कहता एक्टर, मैंने कहा हाँ एक्टर। तो कहता मैं ना ऐसे कोऑर्डिनेटर हूँ। मैंने कहा ये कोऑर्डिनेटर क्या होता है? मैं चल गोली मारा जो भी है। हाँ काम दिलवाते हो? कहे हाँ काम दिलवाता हूँ। तो कह रहा ठीक है, तो आज मैं आपको ना काम दिलवा दूंगा, ठीक है? आप कहाँ रहते हो? मैं कहा मैं अंधेरी में रहता हूँ सर, इस जगह पे रहता हूँ। कह रहा ठीक है, तो कौन कौन रहता है? मैं कहा वो मेरे 2-3 दोस्त खड़े हैं, वो है, मैं हूँ। तो कहता कि चलो ठीक है, तो आज रात में तुम्हारे यहाँ रुक सकता हूँ? हाँ रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं सर। हमें तो ये रहता ना भी काम दिलवाएगा, चलो बढ़िया रिलेशन बन रहे हैं। तो जब उसने मेरे से हाथ मिलाया ना, ऐसे हाथ मिलाया, तो उसने मेरे को यूं किया, तो मैंने भी यूं कर दिया, और फिर यूं करें तो मैं फिर यूं करूं। कह रहा ठीक है, मैं हाँ ठीक है कह रहा पक्का? मैं कहा पक्का। तो फिर मैं एक मिनट अपने दोस्तों से पूछ लिया, यार आपको रात को अपने घर में रोकना है? तो मैं उसके पास गया, रोशन के पास गया, रोशन यार वो बंदा मिला है, तू करा रात को घर पे रुक जाऊं? यार तू ऐसे कैसे किसी को बोल देता है रोकने के लिए, जगह कहाँ लेटने के लिए? मैं रोशन वो मगर यूं कर रहा था। कह रहा फिर मैंने भी यूं कर दिया। कह रहा फिर मैं यूं कर दिया। कह रहा उसका मतलब ही बता? मैं नहीं। कह रहा साले इसका मतलब ये। मैं कहा ओ तेरी तो, मैं क्या, मैं कहा बात सुन रहे मैं नहीं रखूंगा घर पे। भाई अब तो तू बड़े प्यार से बात कर रहा। मैं कहा जो तू चाहता है ना, मैं भाई निकल जाते, पिट पटू जाएगा। फिर वो चला गया। फिर मैं उनके पास गया, दोस्त को बड़ा हंसे, तो कह रहे भाई मैं हो गया। एक बार ऐसे एक और कहानी हमारे साथ होगी। मैं बैंड्रा से ऑडिशन दे के आ रहा, आपको पता है ट्रेनों में कितनी भीड़ रहती है, अगर उसमें कोई पाद भी दे तो आप हिल नहीं सकते, आपको सूंघना ही पड़ेगा इतना बुरा हाल, इतनी भीड़ होती है। तो मैं मेरा यूं एंगल यूं, तो इतनी देर में किसी ने मेरे हाथ के ऊपर यूं हाथ रखा, वो हाथ यूं नीचे जा रहा है, मेरे को महसूस तो हो रहा है हाथ नीचे जा रहा है, और नीचे जा रहा है, और नीचे जा रहा है, और नीचे जा रहा है। मैं देख नहीं, मेरा गर्दन मुट रही है कहाँ में तो वो महान है कौन जिसका हाथ नीचे जा रहा है। तो मैंने बोला मैं क्या है, कौन सा स्टेशन है? मैं कहा अंधा है, दिख नहीं रहा, पढ़ ले कौन सा आया हुआ है। तो इतनी देर फिर वो दोस्त वाला कह रहा भाई ये तो वो था। मैंने कहा भाई हम जैसे बंदों को भी देख लेते हैं, हम तो इतने गए गुजरे हैं हमें किसको इंटरेस्ट आ सकता है। तो एक बार ऐसा हादसा हुआ और ऐसी। तो मतलब आपने कास्टिंग काउच फेस तो किया, बट वो फनी इंसिडेंट में बदल गया। हाँ, मतलब आप कैसे, तो मैंने स्वाद लिया है ओके, बट ऑन अ सीरियस नोट, ये प्रॉब्लम जो है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है हमेशा। तो आपके सामने भी कभी किसी और के साथ ऐसा कुछ फेस होते हुए नहीं देखा आपने?
मेरा एक दोस्त था, उसने बताया था, कहता यार एक बहुत अच्छा नाम था उस कास्टिंग वाले का, पंजाब से वो मेरा फ्रेंड था, गोरा चिट्टा स्मार्ट। तो कहता है उसने मुझे बोला कि आपके लिए काम है, आप शाम को ना मेरे घर आ जाना। करे वो मैंने पंजाबी में बोला, करा भैया इतने डिस्कस कर लेंगे, घर की करना है। कहते नहीं यहाँ सबके सामने बात नहीं होती, आप घर पे आ जाना। कह रहा मैं उसके घर में गया, और जैसे उसने दरवाजा खोला ना, उसने नाइटी पहनी हुई थी उस बंदे ने। तेरी माँ तो नाइटी पहन के खड़ा हुआ है। कह रहा जैसे मैं उसके घर में अंदर गया तो उसने हाथ रखा, अरे मैंने एक मारा उसके खींच के। कह रहा सोफे पे गिरा। कह रहा साले पंजाबी बंदे पंगा लेता तू है, मारूंगा तेरे साले के। कह रहा फिर कह रहा मैं घर आ गया यार, बड़ी गंदगी है यार, बता यार ये घर पे बुला के सारा ये काम कर रहा था। मैं कहा अच्छा यार ऐसे बंदे होते हैं। तो मतलब आप और आपके दोस्त भी सब दबंग तरीके से रह रहे थे ना मुंबई में? कह सकते हो मैम। तो ये 8 साल की जर्नी के बाद वापस क्यों आए आप वहां से? मैम काम वहाँ पे ऐसा था कि काम कभी कभार मिलता रहता था, चलो घर से भी पैसे आते रहते थे। फिर एज बढ़ रही थी, एज के साथ साथ था कि हाँ भी शादी भी हो जानी चाहिए। फिर शादी की बात आई तो शादी हो गई, जिम्मेदारियां आ गई, पैसे आ नहीं रहे थे। अब पैसे आते तो वहाँ रुकते, अब यहाँ भी देखना उधर भी देखना है, तो वापस आना पड़ गया। फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था यार, क्या करें, अब फैमिली भी देखनी है। तो मुझे तो लगता था कि हाँ यार बस स्टोरी यहाँ पे अपनी खत्म होती है। मैं वैसे बात कर रहा हूँ, मैं क्या याद है, मैं यार वहाँ पे मुंबा देवी बहुत मानते हैं मुंबई में। तो मैंने कहा क्यों भेज रहे हो यार मुझे, यार मुझे नहीं वापस जाना, मुझे रोक लो यार, मुझे वापस जाना। अमिताभ को रोकने आ गए थे, हमें भी कोई रोकने आते। कोई नहीं आया यार, ट्रेन दिल्ली पहुंच गई। फिल्मी स्टोरी यहाँ नहीं चली। दिल्ली पहुंच गया मैं। मैं कहा भाई इतना ही कुछ होना नहीं है। तो दिल्ली मैम इतने साल लगाने के बाद वहाँ वापस आ गए, शादी वादी होगी, सब कुछ हो गया। मैं कहा यार मार गोली अब, इसने कुछ नहीं दिया यार, इसने सिर्फ टेंशन ही दी है। फिर किसी ने बताया कि यूट्यूब कुछ होता है, 14 में आ गया था, सुनने में मिला था। तो ऐसे कुछ यूट्यूबर्स मिल गए, थोड़ा बहुत काम करना शुरू हुआ। तो आप कह सकते हो कि थोड़ी सी बस मन की वो इच्छा पूरी हो जाती थी कि हाँ कर रहे हैं। बट जो होता है ना कि हाँ जो मुंबई का जो एक होता है आदमी, अभी कहते हैं कि आपको काम कहीं से भी मिल जाता है, आप दिल्ली में हो, पंजाब में हो, कहीं भी। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आपके मन में रहेगा मैम कि जो क्रीम वर्क है ना वो मुंबई से ही है, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी उन्हीं को दी जाती है जो वहां पे बैठे हैं। आपको मुझे ऐसा लगता है किसी बड़े डायरेक्टर साहब से आपको लिंक बनाने हैं, जान पहचान में है, तो आप वहीं से जाके करोगे ना। हमारे यहाँ कोई मामा चाचा थोड़ा लगता है कि हम उनको फोन करके सर मुझे काम दे दो। धक्के तो खाने पड़ते हैं, बड़े बड़े उन्होंने खाए मैम। तो क्योंकि लाखों लोग हैं ना, वो भी किस किस को याद रखेंगे और किसको टाइम देंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मुंबई में पहले मुझे ऐसा लगता है कि इस मुंबई वाली जर्नी को हम एक बार कवर करते हैं पूरा। आपने बताया आपने राजपाल सर के साथ काम किया, आपने इरफान सर के साथ काम किया, और भी ऐसे कोई एक्टर्स थे या और भी ऐसे रोल्स थे जो आपने वहां किए और जो आपको लगा कि ये बहुत अच्छे रोल्स थे? मैम मुझे एक छोटा सा कैरेक्टर करने को मिला, फिल्म आई थी चांस पे डांस। हाँ, उसमें शाहिद कपूर जी साहब थे, तो बड़ी चाह थी उनको देखने की कि हाँ। सर बैठे हुए, देखा भी इनको। बहुत छोटा सा कैरेक्टर था। उसमें क्या था कि आपने फिल्म देखी कि शाहिद कपूर जी जब वापस अपने फैमिली में आते हैं तो प्रेषा सानी जी बता रहे होते हैं अरे मुंबई जाके क्या करेगा, यही तेरा कह रहे हैं। तो वो जब सीन चल रहा है ना तो देन तभी वो सीन ना टीवी के अंदर जाता है। तो टीवी के जब अंदर वो सीन जा रहा होता है तो उसमें हम 4 बंदे खड़े हुए हैं, हम पतले पतले से हैं। तो उसमें कहते हैं अरे तू वापिस आ जा, हम तेरे दोस्त है, ये वो 2-4 ऐसी छोटी छोटी लाइनें थी। तो वो एक छोटा सा कैरेक्टर करने को मौका मिला था। फिर आपको पता है क्रेजी 4 थी, उसमें ये सीन था हमारा, जो इरफान साहब और ये सभी इसमें थे, राजपाल यादव जी, के मेनन, ये सब थे। देन फिर हमने रन भोला रन की थी मैम। रन भोला रन एक फिल्म थी गोविंदा साहब की। अच्छा जी, वो उसमें हम करीब सर के साथ 1.5-2 महीने साथ में रहे गोविंदा जी के जी। साथ। वो कुछ फिल्म का ऐसा प्लेटफॉर्म था कि हम सेल के अंदर हैं, कैदी बने हुए हैं। तो देखा गोविंदा सर की एक्टिंग, तो मैम मतलब कि क्या बोलूं कि वो एक ऐसे एक्टर है ना कि जितनी तारीफ की जाए उनकी उतनी ही कम है मैम। एक बार सलमान साहब ने भी कहा था कि दुनिया में अगर कोई एक्टर है ना तो मतलब गोविंदा जी है। तो मैम हमने तो सामने से देखा उनको करते हुए। मैं मेरा किस्सा सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ कि बड़े आर्टिस्ट ने, जैसे आप मेरे को देख रहे हो ना, तो वो मैं आपको देख नहीं रहा, मैं अपनी लाइन से याद कर रहा हूँ, मैं अपने कैरेक्टर में जा रहा हूँ। तो ऐसे गोविंदा सर सामने खड़े हो, वो यूं देख रहे हैं, वो मेरी तरफ देख रहे हैं। तो मैं कह रहा यार मुझे को देख रहे हैं यार, मैंने क्या गलती कर दी। मैं फिर यूं देख रहा तो वो इधर ही देख रहे हैं। तो फिर देख रहा तो अच्छा करते हैं,
मैं शुक्र है भाई, वो कुछ बोले नहीं। तो सर को देखा था मैम, मतलब ऐसे बड़े बड़े पेज सर यूं देखते थे, चल भाई करते हैं। हमें 4 लाइनें याद करनी होती थी आधा घंटा ले लेते हैं। और वो इतने में याद कर लेते थे मैम याद, मैम क्या बोलूं मैम, सीन को कहाँ ले जाते थे, मतलब कि इमेजिन नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकते वो सीन, इतने सीन को कहाँ ले जाएंगे, कितना बड़ा कर देंगे और जबरदस्त कर देंगे। ऐसा नहीं कि खींच रहे हैं सीन को, मतलब कि तुषार सर भी खड़े थे वहां पे, और तुषार कपूर जी हम भी खड़े थे, और तुषार कपूर सर की लाइंस थी, कुछ बोलनी थी, वो लाइंस कब निकल गई और गोविंदा सब बोलते रहे। तो फिर नीरज वोरा जी बोले सर आपकी लाइन थी यहाँ पर, तो ये लेवल था गोविंदा साहब का। तो हमने सीखने को मिला कि यार मतलब उनकी एक्टिंग में खो जाते थे मैम। हर कोई एक सीन था कि वो ऐसे टेबल पे करते हैं, कैसेट बजाते कहाँ तक पहुंच गए, कहाँ तक सीन ले गए। तो एक आर्टिस्ट को सीखने को मिलता है ना मैम कि कितना इम्प्रोवाइज किया जा सकता है। और तब शायद हम भी अपने आप को कहीं ना कहीं ढूंढते हैं, क्या हम भी कुछ ऐसा कर सकते हैं, है वो बात, या हम वेल्डिंग वाला बनना तो एक्टर बन गया। ओके, तो गोविंदा के साथ आपने किया शूट, एंड और कोई ऐसे एक्टर्स जिन पे कोई मूवीज जो आपको लगता है कि ये रोल हमेशा डिस्कस करने लायक है और बहुत अच्छा था? मैं मूवीज में बहुत मुश्किल से काम मिलता था, इसलिए यही मिला। फिर मुझे दिल्ली में आने के बाद मुझे एक फिल्म मिली थी, शादी तेरी बैंड हम बजाएंगे। जब 14 में वापस आ गया तो सब कुछ छोड़ देता है, नहीं यार अब कुछ नहीं हो पा रहा, देखते हैं। शादी हो चुकी थी, कुछ करना था, फैमिली भी पालनी है, तो मैं कहा यार बस बहुत हो गया, छोड़ देना सब। तो मैंने 2007 में एक ऐड किया था मैम, नेस्ले मंच का। कभी आप देखोगे ना, छोटू नेस्ले मंच आप डालोगे आपको मिलेगी अभी भी। अच्छा। मैंने इतने बड़े बड़े बाल हैं, तो रोज धक्के खाने तो जाता ही था मैं। श्री जी में अंधेरी में है, वहाँ पे ऑडिशन हुआ करते, मैंने डेली जाना। मैंने कहा यार मेरा नियम है, चाहे काम मिले चाहे ना मिले, मैं जाऊंगा, मैं अपना कर्तव्य पूरा करूंगा, अपना कर्म करूंगा, कोशिश पूरी करूंगा। तो एक बार गया तो ऐसे ऑडिशन दिया, अच्छा हो गया, शाम को कॉल आ गया, ये अच्छा बजट था, ये बताया। तो फिल्म सिटी में वो मैंने ऐड किया था, पहला वो अपना ऐड किया था मैम, तो मुझे उसके शायद 20,000 मिले थे। उस टाइम पैसे बहुत अच्छे मिलते थे मैम, क्योंकि कुछ कोऑर्डिनेटर का पंगा इतना नहीं था। धीरे धीरे वो चीजें बढ़ती गई, जो कि एक आर्टिस्ट के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है, उसका हक मारा जाता है। ठीक है, वो हमें वहां तक पहुंचाते भी है, कुछ ठीक लेते हैं, बट कुछ इतना मतलब आपकी बुरी हालत कर देते हैं मैम कि बंदा सोचता है यार आप इतना कट ले लेते हो, तो वो भी ओवर हो जाता है। लेकिन एक्टर होता है ना, वो मजबूरियों से बंधा हुआ है, मारा जाता है, काम वहीं से आ रहा है ना, सबसे बड़ी बात यही है। तो कहते हैं कोई बात नहीं यार, आप ले रहे हो, तो ये सब बातें हैं जी। ओके, तो जब आपने जैसे अभी आपने बताया कि दिल्ली में आपने आके मूवी की, तो ये मूवी कैसे मिली आपको? मैम फ्रेंड है हमारे एक रोहित, तो वो हमारे साथ थिएटर किया करते थे। अच्छा। तो उनका मुझे कॉल आया दोस्त का कि यार मैं मूवी बना रहा हूँ। मुझे पहले मजाक कर रहा है यार, कह रहे नहीं भाई ऐसे फिल्म है, ये कास्ट रहेगी और तू ऑडिशन दे जा। मैंने ऑडिशन दिया, तो पहले एक कैरेक्टर मिला, उसी फिल्म में मुझे दूसरा मिला, उसी फिल्म में मुझे तीसरा कैरेक्टर मिला। मैंने एक ही फिल्म में 3 कैरेक्टर प्ले किए, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कुछ सीन राजपाल यादव सर के साथ है, मुश्ताक खान जी के साथ एक सीन है। बाकी पूरी फिल्म में मैं आता जाता रहता हूँ, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा काम करने का। मैंने तो सोच लिया था यार कि अब कुछ नहीं हो पाएगा। उस फिल्म ने थोड़ी उम्मीद दे दी थी यार कि यार शायद आप सपने पूरे हो जाए, क्योंकि जहां आप फिल्म एक ऐसा मैजिक है मैम, कहते हैं बड़े आर्टिस्ट कहते हैं कुछ कि आप 2 साल सीरियल करोगे लोग आपको भूल जाएंगे, फिल्म एक करोगे ना, अगर 2 मिनट का सीन भी करोगे तो पूरी जिंदगी आपको याद रखा है। फिल्म एक अलग ही हो रहा होता है, एक अलग ही बात होती है। और नीरज वोरा जी ने एक बात बोली थी, हम जब फिल्म कर रहे थे ना रन बोला रन, तो वो कहते सालों कर लो, एक सीन तुम्हारी लाइफ बना सकता है। और मैम ये है, ये सच्चाई है। बड़े बड़े आर्टिस्ट को जिन्होंने आपने नोटिस किया हो ना, एक सीन लाइफ बना देती है। करेक्ट। कोई एक सीन ऐसा वायरल होता है कि उसके बाद लोग बिल्कुल डिमांड करने लगते हैं कि इन्हीं को देखना है। आपकी लाइफ सेट हो जाती है, आपकी पहचान हो जाती है कि आप एक्टर हो, तो वो चीज दिमाग में बैठ गई थी। तो अभी आप अपने उस सीन का वेट कर रहे हो? हाँ मैम, रहता है कि यार कि थोड़ी अगर है कुछ मेरे में बात, और ऊपर वाले ने अगर मौका दिया, उसके बिना तो कुछ भी नहीं है। सारी दुनिया जानती है मैं ये हूँ। मैं आदमी को शुरू में जब वो थोड़ा यंग होता है या यंग होता है, 2 पैसे जेब में, तो उसको लगता है मैं हूँ, मैं कर सकता हूँ, मेरे से बढ़कर कोई है नहीं। फिर टाइम आपको सिखाता है
टाइम आपको बताता है भाई तू कुछ भी नहीं है, चाहे तेरी जेब नोटों से भरी हुई है या पैसा नहीं है, उसकी मर्जी है तो सब ठीक होता जाएगा। नहीं है तो बड़े बड़े मैम हम सुना करते थे एक टाइम में कि लोग करोड़ोंपति आते हैं और मुंबई से वापस चले जाते हैं, और जिसको देना ऊपर वाले ने इम्तिहान लेता है। और एक कड़वा सच बताऊं मैम, ऐसा नहीं है कि, मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी में आप बहुत मेहनत करोगे तो आप कामयाब होंगे ही होंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो दुनिया में सब कामयाब हो जाते, बहुत लोग कामयाब होते, क्योंकि सालों से मेहनत कर रहे हो, आप करते रह रहे हो। ये ऊपर वाले की पता नहीं क्या सेटिंग है मैम। जरूरी नहीं है कि आप किसी चीज को चाह रहे हो आपको मिलेगी। हाँ, अगर आप बिना स्वार्थ के कर रहे हो ना, करता रहा यार, उसकी दया हुई तो जरूर जाएंगे, नहीं हुई तो फिर भी उससे नाराज नहीं होना। तो कहते हैं ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो कोशिश तो मुझे लगता है करते ही रहना चाहिए। क्या पता कब उसने लिखा हो कि ये चीज आपके काम हो जाए। जहां आप छोड़ रहे हो शायद वही दिन शुरुआत हो कि आपको करना था। मजबूरियां मैडम छुड़वा भी देती है, बड़ी बड़ी बातें बोलनी बहुत आसान होती है। अरे नहीं मैं हूँ, वक्त आपको ना तोड़ देता है, बहुत सी चीजें छुड़वा देता है, बहुत से अपने छूट जाते हैं। पता है जाकिर खान जी का ना एक डायलॉग है कि हमेशा बड़े बड़े सपने देखते रहो, बड़ी बड़ी बातें बोलते रहो, क्या पता भगवान कब कह दे तथास्तु। तो ये तो किसी भी एज में हो सकता है ना। और आज की डेट में हम देख रहे हैं एक्टिंग में हमेशा इस एज में मतलब वो एज बैरियर खत्म हो गया है कहीं ना एक्टिंग में। अब बहुत फर्क पड़ा है। हाँ, किसी भी एज में लोग उठ के आ रहे हैं और फेमस हो रहे हैं। मैम एक बात बोलूं, मैं गलत हो सकता हूँ शायद, अभी भी कहते हैं कि एक्टरों के लिए बहुत काम है, लेकिन अभी भी बहुत दिक्कत, आप देखा जाए तो दिक्कत क्यों है, आप देखा जाए तो कुछ सीरियल को छोड़कर एक नॉर्मल जो साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति है, एक्टर है, बहुत अच्छा एक्टर, उसके पास काम नहीं है, अच्छी फैमिली से नहीं होता, उसको अच्छी इंग्लिश नहीं आती, उसकी जेब में पैसा नहीं होता, तो उसको एक्टर नहीं समझा जाता। अगर वो इंग्लिश नहीं बोलता ना, तो लगता है इसको कौन डिस्कस करेगा, ऐसे कौन बात करेगा। अरे यार उसकी कला है अंदर की। अब ये बड़ी प्रॉब्लम है, आप कहीं पे जाते हो तो आपको इंग्लिश में स्क्रिप्ट दी जाती है, डायलॉग तो हिंदी में बोल रहे हैं ना, तो आप इंग्लिश में स्क्रिप्ट क्यों दे रहे हो। ठीक है, उस बंदे को इंग्लिश नहीं आती, कितने बड़े बड़े साहब बने हैं, कपिल सर भी बने हैं, राइट। जब आपका वक्त आता है ना, तो फिर बड़े बड़े वो जो बोलते हैं ना इंग्लिश बोलने वाले, वो हिंदी में आ जाते हैं मैम। तो ठीक है यार, आनी चाहिए। अब नहीं आती तो यार क्या कर सकते हैं यार, नहीं आती तो नहीं आती ना। अगर वो चीज नहीं आती मुझे एक्टिंग, तो आप कहने के हकदार बनते हो यार कोई ये चीज तो आती नहीं, ज्यादा खींचा जाता है। मतलब ये कह सकते हैं कि एक्टर बनने के लिए सिर्फ अच्छी एक्टिंग आना काफी नहीं है। है मतलब कि ठीक है, मतलब लुक्स मैटर करती हैं, मैं ऐसा मानता नहीं हूँ। हाँ। दुनिया ऐसी मानती है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप में है ना, एक दिन आप सब चीजों को झूठा साबित कर दोगे अगर आप सच्चे हो तो। आपकी बात, आप में अगर वो बात है ना मैम, ये इंग्लिश, ये पैसा, ये वो सब चीजें सब झूठी हो जाएंगी। नवाज साहब बने, राजपाल साहब बने, इतने बड़े इरफान साहब बने, क्या इनके पास वो चीजें थी? नहीं थी मैम। उनके वो काबिलियत थी कि इन्होंने अब साबित कर दिया। हाँ, ये पढ़े लिखे भी थे, हमें वो कमी है, लेकिन अगर हमें किसी चीज से प्यार है, सबसे बड़ी स्किल तो एक्टिंग ही थी ना मैम, तो वो चीज इन सबको आगे लेके गई। अब अगर मैं बोलूं कि मैंने इतनी स्टडी नहीं करी, तो यार नहीं करी, नहीं हो पाई, कोशिश की, अब नहीं मन लगता था, जबरदस्ती कोई चीज होती वो तो सबके अपने अपने मुझे लगता है स्किल लेवल्स होते हैं। कोई किसी चीज में अच्छा है, कोई किसी चीज में अच्छा है। और आपकी वीडियोस देख के तो मैं ये वाली बात बोल ही सकती हूँ कि आपकी एक्टिंग में मुझे तो नहीं लगता कोई कमी है। बिकॉज बीइंग एन ऑडियंस, हम लोग, मुझे लगता है ऑडियंस ज्यादा जज करती है एक्टर्स को, कि यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा फ्लो में आ गए, समझ में आया कि, और कई एक्टिंग ऐसी होती है जो पता चलता है कि एक्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो वो आपके मुझे लगता है वीडियोस में वाली चीज नहीं है। मैम ट्राई करते हैं मैं बड़े बोलूं नहीं, कुछ नहीं। मुझे लगता है कि अभी जर्नी बहुत दूर है मैम। हाँ। अभी तो बहुत दूर है। अभी मैं सच बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ बैठा हूँ तो बातें कर रहा हूँ। अभी कुछ भी नहीं है मैम, कुछ भी नहीं। और कुछ बन भी गए ना तो अभी हम कुछ नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है सर। जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया कि आपकी जो मदर है वो बहुत हंसी थी जब आपने पहली बार बोला कि आपको एक्टर बनना है, जी, है ना। आपके फादर को जब पता चला कि आपको एक्टिंग करनी है और आप सब कुछ छोड़ के मुंबई चले गए एक्टिंग के लिए, तो उनका क्या रिएक्शन था? मैम पापा बोलूं, डैडी बोलूं, उन्होंने तो ये कहा, तो यार तू जो तूने करना ना वो कर, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने पूरा सपोर्ट किया? हाँ मैम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरी मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया मैम। मैं ऐसे हूँ, आज यहाँ बैठा हूँ, छोटी मोटी बातें तो सब जगह चलती रहती घरों में, ठीक है नहीं, लेकिन उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मैम। ओके। और रिलेटिव्स ने? नहीं गिने तो अच्छा है ना मैम। ये रिलेटिव्स अच्छे भी हैं, और जो अच्छे होने का करते भी हैं वो भी अच्छे ही हैं। क्यों किसी को गलत बोले? पता नहीं, मैं सही हूँ, ठीक है यार, कल कुछ बन जाएंगे तो आप ताली बजा देना, नहीं बने तो गाली तो दे ही रहे हो।
कोई दिक्कत नहीं मैम। बट फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया मैम, बहुत किया, मेरी माँ ने बहुत किया है। कि हर माँ बाप को ना अपने बच्चे से उम्मीद होती है मैम कि अगर मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, कल मैं जब कुछ नहीं कर पाता तो माँ बाप को कहीं ना कहीं उम्मीद रहती है यार कि ये मेरा सहारा बनेगा, ये कुछ करेगा। तो ऐसे मेरे माँ बाप ने भी देखा या किसी के भी देखते, वो बुरी बात नहीं है। कोशिश है, भगवान को छोड़कर ना दुनिया में हर बंदा मतलब ही है, कोई भी आप बुरा मत मानना, चाहे कोई किसी भी कमेंट करे, हर किसी ना किसी को मतलब होता है दुनिया में। राइट। हम कहते हैं कि हमारा कोई भी रिलेशन बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम मतलब से जुड़े हुए हैं। एक वो है जो बिना मतलब के हमें दे रहा है, उसकी मर्जी है। मैम मुझे अभी कुछ दिनों पहले ना हम कहीं गए थे, एक छोटा सा फंक्शन था, गणपति जी का था। तो मेरे दोस्त ने बोला यार चल हम ना, तू कैमरा पकड़ लियो, तू फलाने के घर में पहुंच और मैं आ रहा हूँ। अब मेरे हाथ में कैमरा था, मुझे कैमरा चलाना नहीं आता है ना। तो मैं वहाँ पहुंच गया, तो उसने बोला आप कैमरा मैन हो? मैं कहा हाँ मैं कैमरा मैन हूँ। तो मैं बैठ गया, तो मैं तैयार हो रही हूँ, अब मुझे बताओ शॉट कैसे लेने वाले, वहां से आके इधर से लोगे इधर से लोगे। मैंने कहा यार ये तो बहुत पीछे। मैं कहा हाँ कर लेंगे। तो वहां पे पास में बैठा ना, वो बैंड बजा रही, वो देख रहा हूँ। तो मैं वो जैसे वो गया ना, तो मैं चला रहा था कैमरा, चलता कैसे। तो वो बोला चलाना नहीं आता क्या? मैं कहा नहीं आता है। तो इतनी देर में मेरा दोस्त आ गया, तो उसको पता है, तो धीरे बोल रहा है अरे साले पहले कैप तो उतार इसकी है। मैंने कहा अच्छा। फिर वो बोला उस्ताद होता है। मैंने कहा हाँ ठीक है। तो वहां पे उस बैंड वाले ने एक बात बोली थी मैम, अच्छी लगी बात। उसने एक बात बोली थी कि भगवान होता है ना, जो भगवान वो किसी को भी देता है। मैं बुरा हूं ना, वो मुझे तब भी देगा। आप बहुत अच्छे हो ना, वो आपको तब भी नहीं देगा। आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आपको तब भी नहीं देगा। मैं मेहनत नहीं कर रहा, चोर हूं, फ्रॉड हूं, तब भी देगा। आप नहीं समझ सकते इन चीजों को, उसकी वो जानता है। वो देगा तो मेहनत करने वाले को भी देगा, नहीं देगा तो मेहनत करने वाले को भी नहीं देगा। वो मतलब आप खेलिए, आपका कर्म है सिर्फ कर्म करना है यार, चलता रहे। और मुझे अब ये लगता है कि अगर नहीं भी मिला ना, तो यार शिकायत मत करना ऊपर वाले से, यार कोई बात नहीं यार, नहीं होता नहीं हुआ कोई नहीं यार, बट वो करेगा। ये विश्वास भी तो है ना। ये है मैम, अगर ये भी नहीं होगा तो फिर मुझे लगता है कि उम्मीद आदमी को जिंदा रखती है किसी भी चीज में मैम। बीमारी हो, प्यार मोहब्बत हो, कोई भी चीज हो, उम्मीद रखती है कि यार हो एकदम सब ठीक हो जाएगा। साहब ने कहा ही है, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। अच्छा, तो आपकी जो वाइफ है, हाँ जी, वो क्या आपको सपोर्ट करती है एक्टिंग के लिए? करनी पड़ती है। हाँ करती है मैम, करती है, वो सपोर्ट करती है, लेकिन उसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं इन चीजों में मैम। मतलब कि फोटो खिंचवाने तक मैं कभी बोलता ना रील भी बना ले, कभी नहीं आती मैम। उनको मतलब उनका रिएक्शन कभी ऐसा नहीं आता कि आप इससे बेटर कोई और जॉब कर रहे होते, ये एक्टिंग को छोड़ के तो ज्यादा बेटर लाइफ होती, कभी ऐसा कुछ नहीं आया? मैम सच बोलूं कि उसने पूरा मेरे को समर्पित किया हुआ है, उसको कुछ नहीं है, बहुत नॉर्मल उसकी सोच है मैम। वो उसको कभी ये नहीं कि मैं कुछ कर भी लेता हूँ ना छोटा मोटा, कि वो होता है अपने हस्बैंड की वीडियो लगानी, मेरा ये कर रहा हूँ, उसको नहीं है मैम बिल्कुल भी। ओके आप अपना काम कर रहे हो, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यार गलत बंदे को मिल गई यार, इतनी अच्छी बंदी। मैं उसको बोलता रहता हूँ, मैंने कल भी बोला था, मैं कहा यार मेरे जैसे तुझे बहुत मिल जाएंगे, लेकिन तेरी जैसी मुझे नहीं मिलेगी कहीं। मैं सच बोल रहा हूँ। उन्होंने बहुत हेल्प किया है मेरे ऐसे निखट्टू बेकार आदमी से शादी की, जब वो कुछ कमाता नहीं था मैम, एक पैसा नहीं कमाता था। मैंने बोला ना, शादी के कई सालों बाद भी मम्मी डैडी ने हेल्प की है हर चीज में, हर चीज। आपकी लव मैरिज है? मेरी लव मैरिज है। सोचो उसकी लव मैरिज है जो कमाता ही नहीं है। या मुझे लगता होती उसकी है जो कमाता नहीं है। लोग कहते हैं लड़कियां हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करती हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, बट उन्होंने आपको आपके सबसे खराब टाइम में पसंद किया है, जिस टाइम पर मुझे लगता है कि आप सबसे ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। बिल्कुल मैम, बिल्कुल जी। मैं एक बात बताता हूँ मैम, अभी हमारी शादी होने वाली थी। एक छोटा सा किस्सा है, मुंबई में जिस चौड़ में हम रहते थे, तो 4-5 बंदे रहते थे। एक छोटी सी चौड़ का उस टाइम भी किराया 9,000 था मैम, बहुत ज्यादा हुआ करता था। तो हम 4 बंदे मिलके या 2 बंदे मिलके शायद 2,000 पर हेड आता था, जैसे कुछ 1500 कुछ ज्यादा। बिजली का बिल भी है वो मान के, छोटे से कमरे में हम रहते थे। एक एक करके सभी जाने लग गए, एक चला गया, रेंट 3 पे आ गया, वो भी चला गया, 2 पे आ गया, अब सारे निकल गए, तो मैं अकेला रह गया। अब मुझे लगा यार मैं 7-8 हज़ार जो भी रेंट है मैं अकेले कैसे भरूंगा। तो वहां पे एक बंदा था नितिन, उसने बोला, मेरी उम्र का था, मुझे बोलता बेटा अब कमरा खाली कर दे, निकल यहाँ से।
मैंने कहा नितिन भाई मैं जाऊंगा कहाँ यार, मैं कोई जगह नहीं है। तो उसने अपने एक दोस्त से बात करी, तो कह रहा मेरा एक दोस्त है ऐसे मुंबई में ओशीवरा के पास कहीं रहता है, तो उसके पास रह ले, अच्छा। वो दारू बहुत पीता है। मैंने कहा यार ये बड़ी दिक्कत है यार, साला चलो देखी जाइए, और ऑप्शन नहीं बचे। उसने सारा मेरा सामान अपनी सेंट्रो गाड़ी के अंदर रखा। सामान क्या होता था, एक बैग होता था, छोटा मोटा सामान, गैस वैसी ही जो, तो वो बाल्टी डब्बा वो सारा गाड़ी में भर दिया। सुबह था कि यार ये कमरा छोड़ना है और अब मैं उसके बाद रहूंगा। अभी मैं गाड़ी में सुबह बैठा ही हूँ तो उसका फोन आ गया उसको, अरे इसको मत लेके आइयो यार, तो पता ना रात को कभी कभी मैं बुला भी लेता हूँ तो ये कहाँ रहेगा। अरे कहा मैं कहा यार क्या होगा, साला इधर से चौल निकल गया हाथ से, मैं तो रोड पे आ गया। मैं क्या अब बनूंगा मैं एक्टर। जब बंदा रोड पे आता है ना तब बनता है। आपको तब भी टेंशन नहीं हुई? नहीं, मुझे अभी लगा अब भाई अब ऊपर वाला सुनने वाला है अब मैं एक्टर बनूंगा भाई। तो वो कहता है कहाँ जाएगा बेटा, कहाँ जाएगा? मैं कहा कहाँ जाऊंगा, जाऊंगा ले जाओगे यार। तो नितिन बोला ऐसे कर, तू ना मेरे घर में चल और लॉन पे रह ली, तू मेरे लॉन जो ऊपर छत होती है ना वहां पे रह लियो। हाँ मैं रह लूंगा। और मैं मुझे अपने घर लेके गया, मैं उसके घर पे गया, मैं छत पे गया तो मैं छत पे नहीं हूँ, चारों तरफ घूम के देख रही हूँ। मैं साला कमरा कहाँ है ये तो पूरी छत है। मैं नितिन भाई मैं रहूंगा कहाँ? अरे यहाँ रहेगा। मैं जनवरी के महीने में, जनवरी की बात है, ये जनवरी चल रहा है ना, यही था 2009 की बात होगी। माय नेम इज खान रिलीज हुई थी उन दिनों में। अच्छा। मुझे याद है। तो मैंने कहा यार यहाँ रहूंगा छत के ऊपर, यार कुछ ना ऊपर छत ही, कितना स्ट्रगल है अभी लाइफ में। तो मैं कहा अकेले हूँ, कह रहा नहीं वो नीचे जिम का लड़का रहता है, वो भी छत पे रहता है, तो उसके साथ ही रही हो। अरे यार मैंने कहा दिक्कत हुई यार, क्या कर सकते हैं, कोई ऊपर रास्ता तो उधर का भी रेंट देना होता था आपको? हाँ अब बात हो जब आई तो मुझे लगा ये कितना नेक इंसान है, मेरे से पैसे नहीं लेगा। तो महीना पूरा करा बेटा रेंट, मेरा रेंट कौन सा है, तो मैं छत पे रह रहा हूँ, मुंबई में किराया तो भाड़ा तो देना पड़ेगा ना। मैं कितना कह रहा सेम अरे मैंने कहा नितिन भाई वो तो बहुत ज्यादा हो गया। कह रहा चल तू कम दे दियो। तो मेरे हिसाब से उसने मेरे अकेले के हिसाब से मेरे से 3000 लिए। मैं 2.5 महीने छत पे रहा। तो रात को जब सोता था तो ओस गिरती थी मेरे चेहरे के ऊपर, ठंड तो हल्की हल्की होती थी। तो तब मेरी ना रज्जू से बात होती थी, मेरी वाइफ का नाम है। तो वो मुझे पूछी रूम चेंज कर लिया और मैं टूटे मन कर मैं हाँ कर लिया। कह रही कमरा कैसा है? मैंने कहा माँ की यार कमरा है। मैं कहा अच्छा है बढ़िया है। अंदर से थोड़ा सा रोना आ रहा था यार ये कहाँ पहुंच गए यार। तो मैं कहा नहीं अच्छा बढ़िया है। मम्मी भी पूछे, मेरी मम्मी का भी फोन आया था। मैं कहा हाँ बढ़िया है। वे बातें आज मैं यहाँ बोल रहा हूँ, शायद कुछ मेरे बहुत खास दोस्त जानते हैं, नहीं तो पता ही नहीं किसी को। तो 2.5 महीने में छत पे रहा, कैसी आदत सी पड़ गई। मैं कहा यार जाना तो नहीं वापस, कुछ हो जाए वापस नहीं जाऊंगा। तो ये सब बातें चलती रही। तो 2.5 महीने के बाद फिर कुछ दोस्त बन गए थे। मैं चौल से सीधा वो अपने घर ले गए और इतने अच्छे घरों में लेके गए, फ्रिज टीवी ये वो जो एक नॉर्मल चीजें होती हैं वो मुझे ऐसा लगता है मैं कहाँ आ गया हूँ। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा, मुंबई में जब आप जाओगे ना मड आइलैंड पड़ता है, ये पूरा समुद्री एरिया है मैम, और सारे वहाँ पे ना मछुआरे रहते हैं। अच्छा। तो मेरे दोस्त ने बोला तू मेरे यहाँ पे आके रह ले। मैं कहा ठीक है। और मैं वहाँ पे भी रहा मैम, अराउंड 9 महीने रहा। और मैम अकेला पूरा समुद्री एरिया, मतलब आप रात को 7 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते। कहाँ जाओगे, समुद्र है मरना जाके। तो सुबह हम जैसे स्ट्रगल पे निकल जाते थे, शाम को आते थे वहां रहते थे, खुद ही रोटी बनानी ये करना, और अकेला रहता था। 1-2 बंदे आते थे चले जाते थे, और भाई सुनने के लिए ना टीवी ना रेडियो कुछ था ही नहीं। तो ये भी बड़ा मुश्किल टाइम था जो 8-9 महीने मैंने वहां उस कमरे में निकाले। फिर मेरे दोस्तों जान पहचान हो गई थी, फिर मैं मलाड साइड निकल गया, उन्होंने अपने घर में जगह दी, रखा मुझे। तो बहुत अच्छे दोस्त बने जिन्होंने मैं कभी भूल नहीं सकता। तो मैं उनको बोलता आज भी कई बार, मैं यार तुम्हारे बड़े एहसान है यार, तुमने मुझे रखा, मुझे रोटी भी खिलाते थे, सब कुछ करते थे। तो मतलब इवन कई बार पैसे भी नहीं लेते थे। अरे नहीं यार कोई बात नहीं यार। तो बहुत अच्छा समय वो टाइम निकला मैम कि। तो वो भी मतलब जैसे स्ट्रगल कर रहे थे वहाँ पे कि जी एक्टर्स थे? वो भी एक्टर्स थे। अच्छा। एक एक्टर नहीं था, वो एक्टर बनना चाहता था, लेकिन उसका सपना और भी बड़ा था, तो वो भी लगा हुआ था। दूसरे भी थे, मतलब उस वक्त को मुझे लगता था यार कि हाँ यहाँ थोड़ा ठीक है यार, मैं भी इंसान हूँ यार कि यहाँ आगे रह रहा हूँ। फिर धीरे धीरे मेरी यहाँ बात चलने लगी थी, तो शादी की बात होगी। फिर शादी होगी मैम 2011 में। शादी होने के बाद मैं बीच में जाता था मुंबई, फिर जैसे 1 आधा महीना वहाँ रुका, 15 दिन रुका, फिर वापस दिल्ली आ गया। फिर यहाँ टाइम भी देना जरूरी था। तो मैं ये कहता था कि वाइफ ने बहुत साथ दिया, नहीं तो आज के टाइम में मेरे दोस्त
जिसकी शादी हुई थी उसी साल, कहता है भाई मेरी वाइफ ने तो साफ बोला था कि भाई साथ में रहूंगी, मैं नहीं रहूंगी इधर उधर। बहुत मुश्किल होता है, आजकल की लड़कियां कहाँ रहती है, बहुत है भी और बहुत नहीं भी है मैम। तो इन्होंने जैसे सपोर्ट किया, तो कर्जदार हूँ। आपके 2 बच्चे हैं जी। उनका क्या रिएक्शन रहता है जब कोई आपकी वीडियो आती है या जब वो देखते हैं कि एक्टिंग आप कर रहे हो, कैसा मुझे रिएक्शन लगता रहता है वो कहते हैं पापा जोकर ही है यार। उनके लिए नॉर्मल है, जब मेरी वाइफ के लिए नॉर्मल है। वो देखते हैं, मेरी बिटिया है वो 13 ईयर की है मैम, उसको भी कोई शौक नहीं है। मेरा बेटा है उसको भी शौक नहीं है, वाइफ को तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है इस लाइन में, बिल्कुल भी नहीं है। तो मतलब मेरी तो वो कभी अपने फ्रेंड्स को नहीं दिखाते कि देखो मेरे पापा ने यहाँ एक्टिंग करी? वो मेरी नहीं देखते, अपने बच्चों को किसी को क्या दिखाएंगे, नहीं देखते मैम। हाँ मेरे रिश्तेदार कुछ देख लेते हैं तो कभी कभी फोन आ जाता है, यार तेरी वीडियो देखी। मैं सच बोलूँ तो मुझे इन बातों में मजा ही नहीं आता कि तेरी वीडियो देखी, तेरी फिल्म देखी। उसका मुझे ये रहता है यार अभी बहुत दूर यात्रा है यार, तो इन बातों में क्या रखा है। मुझे हंसी भी नहीं आती, मुझे अच्छा नहीं लगता। आप मेरी कमियां निकालोगे ना तो मुझे लगता है इसने कुछ अच्छा बोला कि यार तेरा एक्ट अच्छा नहीं था, या तूने छोटा रोल किया, या वो था देना, तो मतलब हाँ यार ये कुछ अच्छा बोल रहा है। अच्छा सुनने में मजा नहीं आता, ऐसा नहीं अच्छा नहीं लगता। इंसान झूठ बोलता है कि उसे अच्छा सुनना नहीं लगता, अच्छा लगता है। लेकिन जब आपको पता है कि मैं अभी कल नहीं आया हूँ इस लाइन में, मैंने बहुत साल दे दिए यार, तो इन छोटी छोटी बातों में खुश होना। तो एक बार शाहरुख साहब ने बोला था कि छोटी छोटी कामयाबियों में खुश होना बड़ी को ठोकर मारने वाली बात है। हाँ ठीक है, अभी बहुत दूर है जर्नी यार, कभी उनके साथ करने का मौका मिले सर के साथ। वो भी दिल्ली से थे, मतलब एक होता है मैम किसी ना किसी अपने जैसे होता है ना कि किसी, मैं नहीं कह रहा कि हमारी शक्ल सूरत या एक्टिंग स्किल सर की तरह है, लेकिन क्या कहते हैं यार, हम आपका 1% भी लाइफ में कर लेंगे ना तो दुनिया में नाम हो जाएगा। क्या पता इस वीडियो के बाद आपके पास सामने से ऑफर आ जाए। अरे मैम हमने इनको देखा भी, सामने से देखा मैम। एक बात सच है कि अब बहुत बड़े हम स्टार को देख लेते हैं ना, हाथ पैर कांपने लगते हैं। कुछ ऐसी भगवान ने इनको शक्ति दी हुई है, स्पेशली जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, स्पेशली जो बहुत अच्छे लगते हैं। अमिताभ सर को मैंने बिल्कुल सामने से देखा था। सर के पास बाई चांस से वीडियो पहुंच गई तो सर JW मैरिट मुंबई में खड़े थे, तो हम तो यूं ही चले जाते थे फकीर। मेरे दोस्त के पास गाड़ी थी तो पता पैसे तो लगने नहीं, सीधा JW मैरिट जाना और यूं चौड़े होके किसी का कोट मांग के पहन जाते थे। अपना बस कोट भी नहीं होता था। वो मांगे कपड़े ज्यादा अच्छे लगते हैं, मैं भी कभी नोटिस करना। आपने पहने कभी वैसे? बिल्कुल पहने सर। तो वो था, अब किसी का कोट था, किसी की पैंट थी, किसी के जूते थे, तो वो पहन बुन के रहते। दोपहर को हम चौर में थे, रोटी वोटी बड़ी 9 बजे हम रोटी खा गए ना, तो दोस्त ने स्कॉर्पियो मांगी थी, वो लेके रात को भाई हमारे नजारे यार तेरी जेल लगा के तेरी कपड़े वपड़े पहन के ये परफ्यूम लगा लूँ के भाई इतने काबिल हो गए कि अंदर तक जा सकते हैं। तो लॉबी में जाके बस हम वहां बैठ जाते थे। तो वहां सर को देखा था, अमिताभ सर को, बिल्कुल बहुत करीब थे। तो मैं कहा यार अमिताभ जी, तो खड़े हुए थे। मैं कहा सर नमस्ते, तो थोड़ा उन्होंने यूं तो देखा आए कौन है। तो मैंने कहा भाई नमस्ते तो बुलानी है। फिर मेरे कहा मैं सर जी नमस्कार। और थोड़ा ही हो गया, मैं अब होता इतना सिर ला दिया कि सर ने देख लिया, जवाब दे दो बस। तो सर को तब हमने देखा था अभिषेक सर, शायद उनकी कोई अभिषेक सर की शादी की बात चल रही थी। मैंने चलो जी सभी बड़े बड़े कलाकारों को देखने का मौका मिला था, तब देखा था मैंने। नाइस। तो हम लोग ना हमेशा ये वाली चीज देखते हैं, सुनते हैं कि वहां पे जाने वाले लोग ना, स्पेशली जिन्हें एक्टर बनना है, वो कभी मन्नत के सामने फोटो क्लिक करवा रहे हैं, लाइन में खड़े हुए हैं कि शाहरुख जी देखने को मिलेंगे या फिर और भी सलमान जी देखने को मिलेंगे, उनके घर के बाहर खड़े हैं। आप कभी ऐसे खड़े हुए हो? नहीं मैम, कभी नहीं गए आप? यही देर तक किसी दिन सर बुलाएंगे, वहां बैठ के चाय पिएंगे साथ में बैठ के। बिल्कुल मैम, कभी इतनी औकात बनी तो वहां बैठेंगे, मन्नत नहीं जन्नत के बाद बैठेंगे। ग्रेट, ओके। तो कभी ऐसा लगा कि ये डिसीजन गलत था एक्टर बनने का? ऐसी फीलिंग कभी आई आपको लाइफ में? इतना स्ट्रगल देखने के बाद, इतने रिजेक्शंस देखने के बाद, कभी ये नहीं लगा कि यार गलत ही कर दिया? होता है मैम, अगर आदमी झूठ बोले। 22 साल हो गए मैम, बहुत बड़ी टाइम होता है 22-23 साल, है ना। नवाज साहब ने कहा था कि उसकी मदर ने बोला 14 साल बाद तो डस्टबिन भी चेंज हो जाता है, उसको भी मौका मिल जाता है। तो हमें 20-22 साल हो गए। मैं ये नहीं कहता मैम, हो सकता है हमारे में कुछ कमियां भी हो। आदमी बोलता है नहीं मैं ये हूँ, मैं हूँ, कुछ कमियां भी हमारे में होंगी, नहीं पता हमें, या फिर ऊपर वाले ने कुछ समय तय किया है कि कुछ तब मौका मिलेगा करने का। और बात रही कि नाराज होने की, होते थे, और शायद टूटना और फिर बनना, यही तो इंसान की एक ताकत है, और ताकत भी ऊपर वाला ही देता है। नहीं तो टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, खत्म हो जाएगा।
आदमी बहुत गलत कर लेता है, सुसाइड कर लेता है, इस रास्तों पे चल पड़ता है। देखिए हमारे मन में कभी सुसाइड की नहीं आई, हम क्या ऐसी की तैसी सुसाइड की हम साइड कर देते हैं सुसाइड को अब मरे हमारे दुश्मन है सारे जो हमारे बारे में सोचते हैं। मैं बचपन में जब फर्स्ट टाइम 10th में फेल हुआ ना, एक बात याद आई। तो हमारे घर के सामने ना माता जी रहते थे, 80 साल के होंगे। तो मेरी मम्मी पंजाब गए हुए थे, तो हम तो बचपन से हरामी है तो मैं पता नहीं किचन में क्या काम कर रहा, तो मेरे पापा को आके माता जी बोलते हैं भी देख बेटा बच्चों को डांटियो मत, ये ना कुछ गलत कदम उठा ले, कुछ कर ले, सुसाइड कर ले। जब वो गए तो मैंने पूछा डैडी वो माता जी की कह रही थी, कह रहे ये बोल रहा था मैं मरे मेरे दुश्मन, मैं अगले साल फेल होऊंगा मैं तब ना सोचूं मैं नहीं मरता इन कामों में, फेल हो गया मैं, फिर क्या होगा फेल होगा, फिर फिर दोबारा फेल हुआ था दोबारा से। हाँ मैं तीसरी बार पास हुआ था। चलो तीसरी बार में हो गए थे ना। तीसरी बार में कंपार्टमेंट में पास हुआ मैं, मेरे लिए पढ़ाई इतनी मुश्किल थी। मार नहीं पड़ी घर में कभी? मार तो बहुत पड़ी है, लेकिन इस बात पे नहीं पड़ी कि तू पढ़ता नहीं है। किस बात पे पड़ी है फिर? आवारा था मैडम, बहुत तगड़ा। कैसे? मेरे को हमेशा ना आवारा लड़के पसंद आए हैं, पढ़ने वाले बच्चे अच्छे नहीं लगे। वो बड़ी अच्छी बातें करते हैं, पढ़ते रहते हैं। हमने तो कभी अपने दोस्त भी बनाए ऐसे, आगे पीछे वही दोस्त रहता था जो हरामी हो और पढ़ने वाले को क्या मजा, वो पढ़ाई वाले बात कर रहे, ये 2 जोड़ लो 2 घटा लो, ये इंग्लिश ये बेकार है, इसको बात करनी पड़ती। ओके, तो आपने जैसे बताया कि आपके लाइफ में इतने सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने आपके साथ स्ट्रगल किया है, ठीक है, एक्टर बनने की कोशिश की, प्रोड्यूसर बनने की कोशिश करी, डायरेक्टर में जाने की कोशिश करी जी। तो ऐसे कोई लोग भी तो होंगे ना जो अब कामयाब हो गए होंगे, किसी मुकाम तक पहुंचे होंगे जी, उनमें से कुछ तो जरूर होंगे फॉर श्योर। तो आज भी क्या वो उसी तरीके के रिलेशंस मेंटेन कर पा रहे हैं? इतना सपोर्ट है कि फर्क पड़ जाता है? फर्क पड़ जाता है। अब मुझे ऐसा लगता है कि किसी के ऊपर ब्लेम लगाएं कि यार तू आगे बढ़ गया और तू मुझे भूल गया, ये बात आप पे भी लागू करती है। जिस दिन मैं आगे बढ़ जाऊंगा तो क्या मैं वैसा कर पाता हूँ जैसे वो मेरे साथ कर रहा है, कि मतलब वो आज बड़ा बन गया, वो मेरे से बात नहीं कर रहा, वो उसकी है। मैम कहते हैं इंसान का असली पता तब चलता है जब वो खुद बड़ा बन जाता है। जब मैं कुछ नहीं हूं ना तो मैं आपको आगे जो आप बोलोगे मैं जी हुजूरी ही करूंगा। नहीं मैडम मैं ऐसा नहीं हूँ, नहीं मैं सही हूँ, आज मेरे पास पैसा है, नाम है, शोहरत है, और तेरी क्या औकात मेरे आगे बोलने के लिए। उस वक्त मेरा असली पता चलेगा, क्या मैं आपको इज्जत दे पा रहा हूँ, क्या आपसे मैं ढंग से बात कर पा रहा हूँ, क्या मेरी वही सोच है कि मेरे वही दोस्त है या मैंने छोड़ दिए, अरे इनका क्या स्टेटस है मेरे साथ बैठने का। तो इस बारे में बोलता हर कोई है, नहीं मैं वैसा नहीं हूँ। तो मेरा ये मानना है, मैं कहता हूँ मुझे नहीं पता मैं कैसा हूँ, वक्त बताएगा, शायद मैं बदल जाऊँ, बुरा बन जाऊँ, जिसको आज चाहता हूँ उसको मैं भूल जाऊँ, और हो सकता है कि कल मैं उसको जरूर सपोर्ट करूँ। मैम बोलते सारे हैं ऐसे, हमने भी देखा है कि यार मैं आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन मैंने कभी किसी से उम्मीद नहीं रखी। मैं रखता ही नहीं है, बस जिससे उम्मीद रखनी है उससे रखो ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं अपने बारे में भी नहीं कहता कि मैं आगे बढ़ गया तो मैं किसी की हेल्प करूंगा। हो सकता है मैं इतना बेकार आदमी निकला हूँ, हो सकता है मैं इतना अच्छा बनूं कि लोग कहें यार वाह कितना बढ़िया। तो अपने बारे में पहले मियाँ मिट्ठू बनना, यार मैं तो बहुत अच्छा रहूंगा, नहीं मैं ये करूंगा, मैं गरीबों की मदद करूंगा हम खुद अभी गरीब है हम क्या किसी की मदद करेंगे। आपका जो मुंबई में जब आप एक्टिंग कर रहे थे, जैसे आपने बताया आपने बहुत बड़े बड़े एक्टर्स के साथ भी काम किया है, क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने नोटिस किया हो या आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ हो कि एक जो छोटा एक्टर है वो एक बड़े एक्टर के साथ काम कर रहा है, कोई छोटा सा रोल कर रहा है, और उसने एक्टिंग ज़्यादा बेटर की उस बड़े एक्टर से, तो वो उन्होंने सपोर्ट किया उस बड़े एक्टर ने, या फिर उनके आपको लगता है कि उनके एक इनसिक्योरिटी आई, क्या कैसा नज़रिया रहता है ऐसे टाइम पर लोगों का? मैम जहाँ तक मुझे आइडिया, या मैं सोचता हूँ कि देखो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं, सभी एक जैसे नहीं होते। ऐसे लोग भी हैं जो छोटे आर्टिस्ट को चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, सपोर्ट करते हैं उसको कि नहीं यार अच्छा कर रहा है। वहीं पर कुछ अलग किस्म के भी लोग हैं कि नहीं यार ये अच्छा क्यों कर रहा है, इनसिक्योर जिसे कहते हैं ना, इनसिक्योर हो जाते हैं। है वो मैम, वो कहीं ना कहीं होता है। मेरा एक दोस्त है, वो बहुत अच्छी बात बोलता कर रहा है कि सत्ताम अच्छा एक्टर होना भी नुकसान है यार। आप अच्छे एक्टर हो गए ना तो प्रॉब्लम कई बार क्रिएट हो जाती है, लेकिन क्या करें, आप में जो बात है आपको तो अपना 100% देना ही देना है ना। अगर आप तब भी वहां रोक लेते हो तो फिर आप मतलब कि आप अपनी कला से मतलब कि वो
कर नहीं पा रहे, क्या कहते हैं उसको कर नहीं पा रहे, तो आपको अपना 100% अपना देना ही पड़ेगा। अगर कोई ऐसा करता है तो मुझे लगता है कि आप भाई अपना 100% दो, बाकी ऊपर वाले की मर्जी, कोई कटवा देता है सीन को या नहीं रखता है। हुआ, ऐसा भी हुआ है कि किसी पर्सन ने, मैं कुछ फिल्म कर रहा था तो उन्होंने मुझे बोला कि ये तू है, ये तू एक्टिंग कर रहा है, ऐसे एक्टिंग करते हैं। तो उन्होंने स्क्रिप्ट मंगवाई, मेरे जो सीन थे वो सारी लाइंस मार के काट दिए। तो कहते ऐसे नहीं करते, जबकि डायरेक्टर सर जो मेरे को बहुत अच्छी तरह जानते थे, राइटर्स जान पहचान के थे, उन्होंने इस बात की परवाह नहीं करी, कह रहे तू छोड़, हमें पता है। तो मैम होता है, आपका सीन कट गया ना, सीन लेकिन कट गए। ओके, अच्छा आप दिल्ली आए, ठीक है, दिल्ली आने के बाद मैरिज हुई आपकी, उसके बाद सर्वाइवल के लिए, क्योंकि एक्टिंग तो छूट गई मुंबई में, सर्वाइवल के लिए क्या किया आपने फिर? मैम मैं एक बात बताना चाहूँगा कि मेरी शादी 2011 में हो गई थी और 14 में मैंने छोड़ा था। उसके बावजूद भी मैम अप डाउन करता कंटिन्यू रहता कर रहे थे कि 2-3 महीने यहाँ रहा, फिर 15 दिन वहाँ रहा। मैं चाहता था कि मेरा जो कॉन्टैक्ट्स है या लिंक है जो बोलते हैं वो टूटे ना मुंबई से। बट कोशिश में कुछ अपनी कमी होगी शायद, तो इसलिए वहाँ पे हो नहीं पाया और हालात ऐसे हो गए थे कि यार मुझे वापस आना पड़ेगा। 2013 में मेरी बिटिया हुई। अच्छा, उसके होने के बावजूद फिर मैं वापस आया, तो फिर मैं वापस गया। लेकिन फिर ऐसे कंडीशन होने लगी थी कि यार जिम्मेदारियां बढ़ रही थी, कब तक आप दौड़ोगे, मिडिल क्लास फैमिली में कुछ दिक्कतें रहती हैं, करेक्ट, कब तक। तो फिर मैं, घर वालों ने बोला यार कुछ देख अपने बारे में, सोच क्या करना है। फिर मैं वापस आ गया, मुझे कुछ करना ही नहीं आता था। थोड़ी बहुत एक्टिंग आती थी, उसके अलावा कुछ नहीं आता था, मैं कुछ सोचता ही नहीं था। और सच बोलो तो आज भी सोचता नहीं हूँ, आज भी यही है, उठते बैठते खाते पीते मुझे यही है कि भाई बस एक्टिंग एक्टिंग एक्टिंग, या मुझे कुछ करना उसमें। ये नहीं कहता स्टार बनना है, सुपरस्टार बनना है। हाँ। इतना है कि लोग कहें हाँ यार एक अच्छा एक्टर है यार, यहाँ तक तो पहुंचे। तो फिर सर्वाइवल कैसे हुआ, फैमिली को कैसे संभाला आपने, क्योंकि बेबी हो जाने के बाद तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है, तो ऐसे केस में जब वापिस आ गए थे कोई जॉब आते नहीं थी। मैं एक बार अपने दोस्त के साथ ना रोनी बैठा था, अच्छा, तो उसने खाना मंगवाया स्विगी से। तो मैं कहा ये स्विगी क्या होता है? कह रहा ऑर्डर करो खाना घर आ जाता है। मैं कहा क्या बात कर रहा है यार, ऐसे भी होता है? कह रहा हाँ। थोड़ी देर में बंदा आया और उसने खाना वाना दिया और ये हो गया। फिर पता नहीं था कि लाइफ में हम भी कुछ ऐसा ही काम कर लेंगे। जोमेटो में मुझे कुछ काम आता ही नहीं था मैम, मेरे पास बाइक भी नहीं थी। कहीं ना कहीं से दोस्तों से कुछ पैसे उधार लिए, कुछ दोस्तों ने दिए, कुछ अपने, बड़े प्यारे दोस्त है मैम, बहुत अच्छे, मतलब कि क्या बोलूं उनके बारे में। उन्होंने पैसे दिए और एक झटके में पैसे दिए। उसका नाम जसदीप है, जसदीप सिंह उसका नाम लूंगा। तो वो मैंने उसको बोला यार मैं ना यार काम करना चाहता हूँ यार, मेरे पास पैसे नहीं है। और मैंने साले तू काम करेगा पक्का? मैं कहा हाँ। कह रहा कितने चाहिए? मैं कहा 20,000 अभी दूं सुबह दूं। तो मैम उसने सुबह बिना किसी नोटिस के मेरे को पैसे गिन के दे दिए कि तू जा। फिर कुछ पैसे मैंने घर से लिए, कुछ कहीं से उधार लिए। वो 50-60 हज़ार रुपये इकट्ठा किया, मैंने अपनी बाइक खरीदने के लिए। जब बाइक खरीद ली तो मुझे लगा कि यार ऐसी जॉब करनी है कि जो मैं फ्रीडम होके कर सकूं। तो पता लगा कि ये जोमेटो है, तो मैंने जोमेटो में काम करना स्टार्ट कर दिया। थोड़ी शर्म भी आती थी, ठीक है एक्टर बड़े नहीं थे, लेकिन वो होता है ना यार, किसी ने देख ले तो क्या कहेगा, अरे तू ये काम कर रहा है, अरे तू ऑर्डर देने जाता है। लेकिन फिर जिम्मेदारी जब आपको ना बहुत कुछ सिखा देती है कि नहीं यार करना है तो करना है, आखिर कब तक इसके ऊपर बैठे रहोगे यार। वेरी ट्रू। या तो बाप बहुत अमीर है तो कोई टेंशन नहीं, फिर तो मैं मुंबई से वापस नहीं आता और मैं लगा रहता। लेकिन ये जिम्मेदारी है और ये मजबूरियां ही आपको ट्रैक चेंज करने के लिए बोलती है। और वो ट्रैक चेंज करते वक्त ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि मुझे अपनी मंजिल पे भी पहुंचना है। तो मैंने जोमेटो स्टार्ट कर दिया, मैंने काम करना शुरू कर दिया और खूब मेहनत से किया। जिसने कभी जिंदगी में 200 रुपये नहीं कमाए वो दिन में 1000 रुपये कमाने लग गया था। तो मैंने अपने छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी करी। जहाँ मैं बहुत बदनाम था कि कुछ करता नहीं है, बहुतों को था यार कि शादी कर ली है, ये है वो है। मैं वैसे बुरा आदमी नहीं था, लेकिन वैसे बुरा था कि मुझे यार कुछ और करना है, कुछ और करना है। मुझसे मैम होता ही नहीं था, लेकिन करना पड़ा। हमारी सोसाइटी में ना यूजुअली एक आदमी को जज ऐसे ही किया जाता है कि जितना वो अच्छा कमाता है वो उतना अच्छा आदमी है। सच्चाई है ना, आप इसे मुकर नहीं सकते। तो जॉब करते रहे, पैसे कमाते रहे, घर की छोटी मोटी ज़रूरतें पूरी करते रहे। और माँ बाप ने बहुत साथ दिया, भाइयों ने बहुत साथ दिया, बहुत सपोर्ट की मुझे। जब मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे, सबसे छोटा भाई मुझे पैसे भेजा करता था कि यार तू वहाँ रुका है, कर रहा है।
यही तो होता है कि मतलब वो फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा आपके पास? पूरा सपोर्ट रहा मैम, पूरा। मैं मुंबई में मैम एक बार डेंगू हो गया। मुंबई में? मुझे पता चला, मैं ऐसे बीमार हुआ कि बुखार हो गया, तो मैं हॉस्पिटल में गया। मैं जी तबीयत ठीक नहीं है। कह रहे लेट दो, उन्होंने ग्लूकोज लगा दिया। मैं एडमिट कर लिया। कह रहा हाँ यार एडमिट करे, तो जेब में तो पैसे नहीं है, अब क्या करे। फिर मैंने घर में फोन किया, तो मम्मी ने कहीं ना कहीं जल्दी अरेंज किए 15,000 रुपए। उस टाइम ये पेटीएम वगैरह तो नहीं हुआ करता था, तो बैंक अकाउंट में डाला। तो दोस्तों को बोला साला चाय वाय बना के लाओ। कह रहा कहाँ है तू? मैं कहा हॉस्पिटल में। कह रहा वहां क्या करने गया है? मिलने गया है। मैं कहा मैं खुद ही एडमिट हो गया हूँ। अबे 2 घंटे पहले तू तो सही घूम रहा था। अरे मैं कहा मुझे खुद लगा मैं ठीक हूँ, और रिपोर्ट आई उसमें कह रहे डेंगू है। कह रहे डेंगू है तो फिर लेट वहां आते हैं। फिर मैं वहां लेटर रहा 2 दिन। दोस्तों ने बड़ी हेल्प करी, बेचारा कोई चाय लेके आ रहा है, कुछ कर रहा है। तो मैम घर वालों ने, माँ बाप तो करते हैं, अगर ये नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, भाइयों ने बहुत किया, दोस्तों ने बहुत किया। ओवरऑल आपको फैमिली और फ्रेंड्स का बहुत सपोर्ट रहा है? बहुत रहा मैम, मेरे दोस्तों ने मेरा बहुत साथ दिया, जो कि बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। मुझे खाने से लेके किसी भी चीज में लेके कभी ये नहीं कहते थे। दोस्त कहते थे तेरा घर है, सारे फ्रिज खोल, जो खाना वो खाना। लेकिन मेरे को थोड़ी सी शर्म आती थी, वो तो था कि यार मैं तेरा फ्रिज ना चलाऊं, और फ्रिज कराऊं, एसी ना चलाऊं, कोई चीज ना चलाऊं। दोस्तों के जाते थे, उनके मिरर बहुत जबरदस्त लगे होते थे, तो मैं मुंह भी धोता था, ऐसे धोता था कि शीशे मिल जाए, खराब ना हो जाए। हाँ, एक ने बोला था ये तूने गंदा किया? भाई मैंने नहीं किया। तो अगले दिन ध्यान रखता था, पानी हाथ आगे नहीं उड़ रहा था। तो फिर बाद में मैंने उसको बताई थी बात, कहा यार तू कैसी बात कर रहा है? मैं वैसे तेरे को कह रहा था, मैं कहा यार हमारे पैर बड़े गंदे होते हैं। तो वो घर इतना साफ रखता था ना मैम, कि उसके घर जाने से पहले हम खुद ही अपने जूते साइड में रख देते थे, कुछ चीज करते थे। तो वो हंसता भी था इस बातों को लेके। तो दोस्तों ने बहुत सपोर्ट किया हर चीज में। तो जब आपने ये जर्नी शुरू करी जोमेटो की डिलीवरी में, ठीक है, आपको उस टाइम पर जैसे आपने बोला कि शर्म भी आती थी, समझ नहीं आता था क्या कर रहे हैं, लेकिन आपने साथ साथ ये भी कहा कि अपने डेस्टिनेशन को पूरा करना था, डेस्टिनेशन तक पहुंचना था जी। तो उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए क्या किया आपने? क्या एफर्ट्स डाले उसमें? मेरे एफर्ट्स कैसे बताऊं मैं, मतलब यही था कि जॉब करनी शुरू कर दी, फिर मैंने स्टॉप कर दिया। मैंने कहा यार है ही नहीं यार किस्मत में, जो चीज़ें नहीं है बहुत जोर लगा लिया। 8 साल छोटा टाइम नहीं होता, बहुत लंबा टाइम था जो मैंने वहाँ रहा, अप एंड डाउन देखे। ऐसा नहीं ऊपर वाले ने कभी कभी भूखे नहीं सोए, कभी कोई दिक्कत नहीं आई, कभी कोई परेशानी नहीं आई, लेकिन दूसरों को देखते थे मैम, लोग बड़े परेशान होते थे। कोई सुसाइड कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, गलत काम कर रहा है, तो गलत रास्ते जाने नहीं दिया। सोचते थे यार क्यों नहीं हो रहा अपने साथ। तो वापस आ गए, फिर ये काम स्टार्ट हो गए, जॉब करनी शुरू कर दी, करनी पड़ी। तो उसके बाद मुझे पता लगा कि YouTube भी कुछ चीज है। ओके। दिल्ली में आकर तो मुझे किसी ने बोला, पता नहीं वाया मैंने किसी को ऑडिशन भेजा, और अमित भाई के यहाँ से कॉल आया था, अमित भड़ाना। अच्छा। तो मुझे नहीं पता था कि अमित भड़ाना जी कौन है। तो मैं गया तो 2-4 बंदे खड़े हो गए देख के, तो मैं पूछा भाई कौन है? कह रहे अमित जी। अच्छा अच्छी बात है। तो फिर वो आए भाई, खुद मिले। मतलब कि ऐसा नहीं कि कैमरे के आगे बोल रहा हूँ, बढ़िया बंदे हैं मैम। कभी हमारी भी कभी कोई डिमांड नहीं रही कि जाके मैं ये खाऊंगा, वो करूंगा, ये करेंगे, वो करेंगे, कोई नखरे नहीं। लाइफ ने मौका नहीं दिया नखरे करने का, सच बोलूं तो अमित भाई से मिले, उनके साथ कुछ वीडियोस मैंने किए, बहुत बढ़िया रहा। ऐसे नहीं झूठ बोल रहा हूँ, सच में बहुत बढ़िया रहा, अच्छा लगा करके काम। और फिर धीरे धीरे मुझे और कुछ क्रिएटर्स मिल गए, स्वैगर भाई मिल गए, शिवम जी, उनके साथ काम मिला। अभी भी पिछले महीने भी मैंने उनके साथ काम किया था। या फिर अवनीश भाई हैं, अभिषेक कोहली है, मतलब बहुत से ऐसे क्रिएटर जिन्होंने मुझे काम दिया। ऊपर वाले की दया से अच्छा होने लग गया था धीरे धीरे। और अपनी लाइन्स में क्या ना, आपके पास शॉर्ट ही नहीं है, बड़े बड़े स्टार के पास नहीं है, तो फिर हम जैसों की औकात क्या है। तो 30 दिन हमारे पास काम नहीं होता था। तो मुझे ये लगता था यार अगर मैं महीने में 2 दिन या 3 दिन काम कर रहा हूँ, उससे मेरा फैमिली सरवाइव नहीं कर पाएगी, मुझे करना ही पड़ेगा। फिर क्या शर्माना, किसने क्या सोचना कि यार कोई देख रहा है, देखने दे, कोई बात नहीं, बढ़ते आगे। कुछ पहचान भी लेते थे, जैसे वीडियो करने लगे। मैं एक्चुअली ये वाली चीज पूछने वाली थी कि डिलीवरी करते हुए कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने पहचान लिया हो कि आप वीडियो कर रहे हो? मैंने मैम फिल्म की थी ना, शादी तेरी बैंड बजाएंगे हम। हाँ। तो दिलबाग सर हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं। उनके एक रिलेटिव थे जो कि सुभाष नगर में रहते दिल्ली में।
अच्छा। मैं द्वारका से ऑर्डर लेके जब उनके पास पहुंचता हूँ तो वो लड़का सीधा बोलता है भैया एक बार हेलमेट उतारना। मैंने कहा क्यों, उतारो तो सी। देखा मैंने बोला था ना ये वही भैया फिल्म वाले। मैंने कहा भाई वो सब तो ठीक है, तू पहले पैसे निकाल। ये ना कि तू मेरे पैसे मार ले। अरे नहीं नहीं भैया पैसा तो दूंगा। तो तब पहचाना। एक बार मैं पश्चिम बार किसी को मैं ऑर्डर देने गया तो वो कोठी में से बाहर निकला तो फिर भाई आपको कोई देखा है। मैं एक्चुअली छुपा लेता हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता। कई बार पूछता है ना मुझे, कई बार कोई बच्चा मिल जाता है, भैया आपको मैंने देखा, मैं कहा नहीं मैं नहीं आऊंगा, कोई और हुआ। अब छोटी छोटी बातों में इतना खुश होना, मैं ये हूँ वो हूँ, ठीक है। पर ये तो एक्चुअली पता है कितने लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन सकता है ना, कि आप मतलब ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि आप एक्टिंग में किसी मुकाम तक नहीं पहुंचे हो, क्योंकि जिस हिसाब से आप एक्टिंग कर रहे हो, जिन यूट्यूबर्स के साथ, जिन एक्टर्स के साथ, हाँ वो तो देखो हम लोगों को तो सेटिस्फैक्शन कभी भी नहीं होती। हम जिस लेवल पे भी हम पहुंचे, हमें लगता है हमें थोड़ा और ऊपर जाना है, हमें थोड़ा और ऊपर जाना है। लेकिन सर्वाइवल की जरूरत हर किसी को है, ठीक है। और उसके बाद भी आप सर्वाइवल के लिए मेहनत कर रहे हो, हर वक्त अपनी फैमिली के लिए स्टैंड ले रहे हो, तो ये तो किसी के लिए भी एक इंस्पिरेशन बन सकता है। मैं आपकी बात से एग्री हूँ कि, लेकिन वो होता है ना, मैं अपने बारे में बड़ा सोच रहा है यार, मैं ये कर रहा हूँ, मैं कौन सा बड़ा महान काम कर दिया, क्या तीर मार दिया, तो मुझे लगता है हाँ यार ओके यार ठीक है यार। मैं सच बोलूँ कि ऐसा नहीं, इंसान अपनी लाइफ में ना, मैंने बोला ना तारीफ सुनना बहुत पसंद करता है, लेकिन कहता ठीक है यार ओके यार ठीक है ना ओके यार, मैं अभी ऐसा क्या काम कर दिया कि मैंने यार। और मुझे सच में लगता है कि मैम ये नहीं कि मैं बार बार बोलता है ये लाइन को कि मैं कैमरे के आगे बात बोल रहा हूँ, कि मुझे ऐसा अभी कुछ नहीं लगता कि मैंने किया है। मुझे लगता है कि यार कि जो मेरे अंदर कैपेबिलिटी है ना करने की, मैंने अभी तक वो लोगों को दिखाया नहीं है। अभी बहुत कुछ है मेरे में बाकी। पता है एक्चुअली ये सब बात करते करते ना मुझे ये भी ध्यान आया कि मैंने जोमेटो का एक कमर्शियल देखा था एंड मुझे ऐसा लगा कि ये आपको देखने के बाद कि शायद वो चेहरा कहीं मिलता जुलता है। जी तो अब मुझे ये बताओ कि आपने जोमेटो के लिए भी कोई कमर्शियल किया है? मैंने किया था मैम, मुझे किस्मत से ऊपर वाले की दया से, मेरे फ्रेंड है सागर, वो कास्टिंग में है, बहुत अच्छे इंसान है। अगर मैं किसी के बारे में बोल रहा हूँ अच्छे इंसान है तो सच में है, इसलिए नहीं कि वो मैं बोल रहा हूँ, वो है। तो उसका मुझे कॉल आया, हमने एक 2021 में कोविड होने से पहले हमने एक देहरादून में शूट किया था। अच्छा। तो वहाँ हमारी मुलाकात हुई, तो उसने बोला कि सदनाम एक कैरेक्टर है तो ऑडिशन भेज। मैंने ऑडिशन भेजा, अच्छा लगा, तो मैंने उनके साथ 4 या 5 जोमेटो को ऐड किया है। और वो ऐड करने के बाद मैं कई बार जाता था ना तो दोस्त बोलते थे अरे तू तो जोमेटो का काम भी करता था ना, तो मैंने कहा हाँ भाई अब तो ऐड भी करता है। तो फील होता है जो अपने भाई लोग थे। तो मुझे लगता है जोमेटो के फाउंडर को भी पता चलना चाहिए, दीपेंद्र गोयल जी को, कि अरे उनके यहाँ पे काम करने वाले उनके कमर्शियल में काम कर रहे हैं। मुझे किसी पर्सन ने बोला था यार कि तू ना चल जोमेटो के ऑफिस में तो मिलवाते। मुझे शौक ही नहीं था कि ये अपनी वाह करवाने में कि किया मैंने काम। एक बार मैं ऑर्डर ले रहा था सबवे में, तो हम दोस्त मिलते रहते ना आपस में, मैं बताता नहीं था कि मैं ये काम करता हूँ। तो मेरी एक फिल्म आई थी, पंजाबी फिल्म नौकर वोटी था। अच्छा ठीक है जी, उसमें मेरा एक कैरेक्टर था। वो लड़का फिल्म देख के आया, वो आके ना उसी जगह पे सबवे में मेरे से खड़ा है और ऑर्डर ले रहा है। तो मुझे कहता बोल रहा तेन पता है कल मैं फिल्म लेके आई थी पंजाबी नौकर वोटी था, सारा बिल्कुल तेरे वर्गा बंदा होते। मुझे बहुत अच्छा भी लगा। मैं कहा हाँ यकीन नहीं आ रहा, एम आई तू इधर ही है? मैं ही ओए तू है? अरे भाई साहब उसको बड़ी तेज भाई साहब ये तो अपना भाई। अरे यार अरे आपका कैसा रिएक्शन था उस टाइम पे? थोड़ा सा अच्छा सा लग रहा था कि यार जो इतने सालों के लिए जिसके पीछे हम दौड़ते हैं, तो थोड़ा सा अच्छा सा लगा। हाँ यार थोड़ा थोड़ा पहचान रहे हैं लोग। हाँ, ऐसा थोड़ा सा लगा कि यार नहीं, मैंने बोला यार थैंक यू यार। फिर उसने और दोस्तों को बताया जो पंजाबी फिल्म देख के आया था। मैंने अपनी पहली फिल्म शादी तेरी बैंड बजाएंगे जब हम देखने गए मैम मिलन सिनेमा पे मोती नगर, तो हमें टिकट्स वगैरह मिल गई थी, उसमें मेरा एक कैरेक्टर था। तो मुझे बोला कि 50 टिकटें तू रख ले। तो मैंने अपनी फैमिली में कहीं को तो फ्री में देखता हूँ ना, सारे वो भी नहीं आते। कहीं तो आए नहीं। अब चलो थोड़ा बहुत थिएटर भर गया था, तो मैंने अपनी फिल्म देखी। अच्छा लगता है हर किसी को, चाहे गंदा भी काम करे तब भी अच्छा लगता है। तो कैरेक्टर देखा, फिर मुझे लगता है यार कुछ कमी रहेगी और अच्छा करना चाहिए था। आर्टिस्ट के मन में शायद ये बात होती है। जो मैम क्या होता है इंटरवल होता है, मैं बाहर कुछ खाने के लिए गया तो मेरे से एक बंदा खड़ा था, वो बर्गर खा रहा, फिल्म में आप ही हो? मैंने कहा हाँ। तो उसने मेरे को गले मिला, कह रहा शायद
फोटो भी खिंचवाई थी यार, ध्यान नहीं, तो उसको बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा यार चलो यही तो मैम चाहते हैं कि यार हमें भी कोई पहचाने, यार हम इंसान हैं, इतने सालों से लगे हुए हैं, कुछ कर सकते हैं, कोई उस मेहनत को नोटिस करे, नोटिस करे। तो लगा थोड़ा सा यार हाँ कि थोड़ा सा हम मंजिल के करीब जा रहे हैं, तो अच्छा लगा था। तो अगली बार आपकी जो मूवी आएगी ना उसकी टिकट आप मुझे दे देना, मैं जरूर जाऊंगी देखने। जी बिल्कुल पक्का। ठीक है। अच्छा, तो आप अगर हम लोग ये बात कर रहे हैं, जैसे जोमेटो की अभी हम बात कर ही रहे हैं, तो कुछ टाइम पहले दीपेंद्र गोयल जी का एक पॉडकास्ट आया था जिसमें उन्होंने कहा कि जितने भी जो डिलीवरी कर रहे हैं काम जी, उनको एक मौका मिलता है अपने हिसाब से काम करने का, अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो फ्रीडम के साथ काम कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात उनकी अर्निंग मंथली बहुत अच्छी रहती है। तो ऐसे इस स्टेटमेंट से आप कितना एग्री करते हो, क्योंकि आपने तो ग्राउंड रियलिटी देखी है, वो तो फाउंडर हैं, वो एक ऐसे लेवल पर बैठे हैं जहां वो ग्राउंड रियलिटी तक नहीं पहुंच पाते। मैम सही बोलूँ तो काफी हद तक उन्होंने सही बोला है कि फ्रीडम है आपके पास, जब चाहे आप काम कर सकते हो। ये नहीं है कि आदमी की लाइफ में कुछ भी मिस हैपनिंग होती है, कई बार वो जॉब से छुट्टी नहीं ले सकता, ठीक है, Right. 2 दिन 5 दिन 10 दिन खुशी है गम है कुछ भी, तो आप कभी भी से ऑन करना ऑफ करना आप कर सकते हो। तो बहुत हद तक ठीक है ये बात है कि आदमी को फ्रीडम है। और बस दिक्कत देखा जाए ना तो लोगों से है मैम। लोगों को क्या लगता है, मेरे साथ हुआ ये तो बुरा सा लगा था, लेकिन हम तो पता नहीं ऊपर वाले ने कौन सी शक्ति दी है कि थोड़ी देर एक बार गुस्सा आ गया था। मैं कहीं गया ऑर्डर लेने के लिए और मैं कह रहा भाई ऑर्डर देना, कह रहा बाहर खड़े हो जाओ, तो वहां सुंदर सुंदर परियां भी बैठी हुई थी। मैं कहा साले बेइज्जती कर भी रहा है इनके आगे। कोई बात नहीं, तो मैंने उसको धीरे बोला, भाई नहीं, मैं धीरे में तेज बोला, भाई क्या दिक्कत है, कपड़ों से स्मेल आ रही है, दिक्कत है क्या प्रॉब्लम है, फिर नीचे लिख के रखो ना, तुम नीचे देके जाओ, एक तो तुम नीचे देने नहीं आते, हम यहाँ आते हैं तो तुम बोलते बाहर चले जाओ, हम इंसान नहीं है क्या। तो अगर भाई कुछ भाई 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 भाई, भाई क्या यार भाई क्या दिक्कत होगी, बता परेशानी है। तो कई बार ये बोलने के बाद ही पता है मैम क्या लगता है, जब हम वहां से निकल जाएंगे ना तो फिर बड़े आदमी बताएंगे बदतमीज था, बोलने की तमीज नहीं थी। लेकिन यार कभी आपने उस बंदे की प्रॉब्लम समझने की कोशिश करी? यार वो भी इंसान है, जॉब कर रहा है, इतना करने के बावजूद भी कई बार सुननी पड़ती है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% राइडर सही होता है, उसकी भी कुछ गलतियां होती होंगी। किसी आदमी को पूरा ब्लेम लगा देना कि वो गलत है ये नहीं है, ठीक है, 100% परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता। लेकिन ये इंसान बदतमीजी से बात करता है ना, वो कई बार चुप जाती है, लेकिन मजबूरियां काम करवा देती है। पर जितने राइडर्स हैं वो हमेशा देखा गया ना कि धूप हो, सर्दी हो, गर्मी है, बारिश है, दे आर वर्किंग। मैं मजबूरी है ना, करनी पड़ेगी। मजबूरी को कोई लेना देना नहीं है आपसे। आप जब तक बड़े नहीं बन जाते, आप किसी मुकाम पे नहीं पहुंच जाते, तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। जिस दिन आप बन जाओगे, कुछ हो जाओगे ना, तो चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं। राइट। तो बस यही है, बस मैं ये कहता हूँ यार थोड़ी सी उसको इंसान समझ लो। हमें भी सीखने को मिला है कि अगर हमारे साथ भी, हमारे सामने भी कोई आ जाए तो यार हमें कैसे रिएक्ट करना है। यहाँ से निकले हैं, यहाँ से आज भी वहीं खड़े हैं, ये नहीं कि कुछ बन गए हैं, वहां पहुंच गए, ये वो है। तो कहते यार आदमी को छोटा ना लगे। अगर आप पैसे नहीं कमा रहे, मेरे पास बहुत पैसे हैं तो मैं बहुत पैसों की बात ना करूं आपके आगे। आप भूखे हो तो मैं बहुत सारे खानों की आपके सामने तारीफ ना करूं, मैंने नॉनवेज खाया, ये वो खाया। यार सामने वाला भूखा है, चुप रहे ना, राइट, खा लियो चुपचाप। यार मैम ये तो बदतमीजी है ना, आपने कुछ खाया नहीं और मैं कहूँ यार रात को मैंने नॉनवेज खाया, बड़ा मजा आया यार, मैं उस पार्टी में गया या मैं उस गाड़ी में घूमा, तो चुप रहना यार। क्यों उसको बता रहा है? उसको बता जिसके पास बहुत कुछ है, उसको मजा आएगा सुनने में। करेक्ट। आपके पास BMW है, मेरे पास मारुति कार है, तो आपको बोलूंगा वैसे आपको मजा नहीं आएगा। मेरे पास मारुति कार है, ये बता रोड पे रहने वाला उसको सुनाऊंगा तो यार उसको क्या फील होगा। मुझे ऐसा लगता है कि यार ऐसा मत करो, मत सुनाओ। शेक ही नहीं मारनी चाहिए जबरदस्ती। समझता तो यही हूँ मैम। मानता हूँ मैम, इसी की नहीं करना चाहिए। तो और किन किन यूट्यूबर्स के साथ आपने काम किया दिल्ली में आने के बाद? दिल्ली में आने के बाद मैम अमित वडाना, स्वैगर, अवनीश सिंह और अभिषेक कोहली और मैम कुछ नाम याद नहीं रहते हैं। मैंने सुना था आपने डायरेक्टर साकिब के साथ भी काम किया। हाँ, साकिब भाई के साथ भी काम किया। उनका मुझे कॉल आया था, एक हमारी फ्रेंड है, उनका कॉल आया था कि एक कुछ कैरेक्टर आप कर लोगे। हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं। मुझे नहीं मालूम था कि पेज इतना बड़ा है या ऐसा है, लेकिन सच में अच्छे बंदे हैं, सच में।
बड़े सरलता से बात करते हैं, मतलब बड़े आराम से मुझे उन्होंने डिस्कस किया, और जो हमने अपना छोटा मोटा बजट बताया उन पे उन्होंने हाँ भी भरी, कन्विंस भी है। क्या होता है ना मैम, जब आप बड़े बन जाते हो ना तो सामने वाले को कुछ समझते नहीं हो, उसकी मजबूरी नहीं समझते हो। कई बार क्या होता है, आपका पैकअप रात को 12, 1, 2 बजे हो रहा होता है, तो आप कहते हैं ठीक है, लड़कियों के लिए तो कन्विंस है जाने के लिए, आप ठीक है आप जाओ। अरे वो कैसे जाएगा यार, रात को 1, 1:30 बजे, 12 बजे वो बंदा कैसे जाएगा? वो लड़का है तो इसका मतलब ये नहीं है यार वो उसका भी कुछ है, कुछ मिस हैपनिंग हो जाए, कुछ हो जाए यार, आपको थोड़ा सोचना चाहिए। मतलब इस चीज को कंसीडर नहीं किया जाता है? नहीं किया जाता, नहीं किया जाता यार। तो मतलब या फिर हमें अपना हक मांगना पड़ता है, भाई मैं कैसे जाऊँ बता, इतनी दिक्कत, मतलब कि आप ऊपर वाले ने आपको इतना दिया है फिर भी आप कंजूसी कर रहे हो, तो नहीं करना चाहिए यार, क्या फर्क पड़ जाएगा। तो ये चीजें भी हैं थोड़ा सा, मतलब अपनी तो रिक्वेस्ट ही रहेगी, बाकी तो सामने वाले के मन में है कि भाई ऐसा मत करो यार। क्योंकि आज के डेट में मुझे लगता है दिल्ली जैसी जगह पे ना, या दिल्ली जैसी क्या किसी भी जगह पे लड़कियां तो है ही, लड़कियों के साथ तो ऐसा है ही, लड़के भी सेफ नहीं है। बहुत सारी जगह मतलब हम लोग सुनते हैं कि लूटपाट के केसेस हो गए। हाँ मैम बिल्कुल ठीक है, सही कह रहे हो। लोग बीच में रोक लेते हैं, और स्पेशली शूट्स वगैरह तो मुझे लगता है ऐसी जगह पर ज्यादा होते हैं जो सुनसान जगह होती हैं, क्योंकि बिल्कुल शोर शराबे से बिल्कुल। बच के होता है। कुछ मिस हैपनिंग हो जाए तो मैम उसका जिम्मेदार कौन है? वो भी तो बाल बच्चे वाला है, या किसी माँ बाप के एक ही औलाद है, कुछ भी है, लड़का है लड़की है, थोड़ा सा सोच लोगे तो अच्छा रहेगा। तो आप कैसे हैंडल करते हो इस सिचुएशन को फिर? जब सामने वाला समझ नहीं रहा बात को और हमारी मजबूरी है तो हम हाँ भर देते हैं, ठीक है वक्त आएगा तो फिर देखेंगे, तो ओके कर देते हैं, काम कर लेते हैं। लेकिन मन कभी में काम नहीं करते होगे ना ऐसे किसी के साथ? मैं झूठ नहीं बोलूंगा, काम करना पड़ेगा आपको जब तक दिक्कत है, मजबूरी, आपको करना पड़ेगा। बहुत सी चीजें आपको पसंद नहीं होगी, आप कर रहे होंगे, मैं कर रहा हूँ, कोई और बंदा कर रहा होगा, करनी पड़ती है। जब आप उस जगह पे पहुंच जाओगे ना, तब आप अपनी डिमांड रख सकते हो, भाई मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता। उस वक्त आप गलत नहीं हो मैम, अगर आप दायरे में कर रहे हो ना आप गलत नहीं हो, क्योंकि उस वक्त आप मेरे से मजबूरी में करवाते थे। आज मेरी जेब में पैसा है, मेरे घर में दाना है, मेरी दिक्कत नहीं है, तो भाई मैं ये काम नहीं करूंगा। ये ऐसे डायलॉग, गंदे डायलॉग मैं नहीं बोलूंगा। कुछ ऐसी वीडियोस होते हैं आपको मतलब बहुत ही बदतमीजी वाली वीडियो करवाने के लिए बोलते हैं, क्या बोलूं कि यार आपको ऐसे लाइंस लेनी है, ये करना है, वो करना है। भाई मैं नहीं करूंगा। मैं मानता हूँ कि एक्टर की कोई लिमिट्स नहीं होती, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है, लेकिन होता है ना कि यार मैं नहीं करूंगा यार, कि अगर गोबर खाना ही है तो हाथी का खाते हैं ना, फिर चिड़िया का क्यों खाएं? ठीक है मैम, तो ऐसा करें जिससे हमारे जो साली इतनी मजबूरियां वो खत्म हो जाए। या तो इतना बड़ा किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ छोटे मोटे में करके तुम्हारे नखरे भी सह कर, मैम वो छोटे इन द सेंस कि आप छोटी उम्र में आपको सक्सेस मिल गई, कुछ ऐसे लोग हैं, अच्छा पैसा आ गया आपके पास, तो आप सामने वाले को ना समझते नहीं हो, आप सोचते हो मैंने इसको खरीद लिया इतने पैसों में, क्योंकि इजीली मिल गया ना सब। हाँ इजीली मिल गया। तो ये कई बार सवाल ना एक आर्टिस्ट के मन में रहते होंगे, भाई जितने में मेरे भाई आर्टिस्ट लोग हैं, मैम है, लड़कियां हैं, कि जो नहीं वहां मंजिल पे भी पहुंच पाए हैं या पहुंचना है, तो जिसको इजीली मिल गया है तो वो उसके साथ यार गलत करता है, ये नहीं करना चाहिए। ये क्या कर दिखा रहा है, ये तो यूं चली जाती है यूं मैम। आज इस इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्री आज हाँ वो बड़े बड़े चले गए मैम, तो ये कोई वैल्यू नहीं है उसका कुछ नहीं पता कब गाड़ी घुमा दे मैम। जो जीरो है वो हीरो हो, जो हीरो है वो जीरो हो जाए। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अच्छा, अभी जैसे हम बजट की भी बात कर रहे थे, तो पे स्केल वगैरह जो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स के साथ आप काम करते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स के साथ, क्या ये ऑलमोस्ट वैसा ही होता है जैसे कि मूवीज वगैरह में रहता है, या कुछ डिफरेंट है? मैम वैसे तो फ्लेक्सिबल रहता है। ऐसा होता है कि मान लो आपका चैनल 1 मिलियन का है, किसी का 10 मिलियन का, किसी का 20 मिलियन का है, उसकी कमाई हर किसी की अलग अलग है। Right. आप मुझे इतने पैसे दे रहे हो, वो मुझे थोड़े ज्यादा दे रहे होंगे, आपकी कमाई बहुत ज्यादा है। तो करने वाले पे डिपेंड करता है कि मुझे करना है या नहीं करना है, मुझे क्या करना है, मुझे मेरा कैरेक्टर क्या है, ये पूछने की हमारे पास अथॉरिटी है। मैं आपके साथ काम करने जा रहा हूँ, मैं पहले पूछूं तो उसी में मेरा कैरेक्टर क्या है। सेट पे पहुंच के आप मुझे कुछ ऐसा करने को बोल दो, मैं करना ही नहीं चाहता, इससे आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी होगा, सबके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो बजट ऐसा रहता है कि फ्लेक्सिबल रहता है, ऊपर नीचे रहता है। कभी हमें अच्छे पैसे मिल जाते हैं, कभी थोड़े कम मिलते हैं, तो पार्ट ऑफ लाइफ सब चलता है। तो कभी क्रिंज कंटेंट की कोई डिमांड आती है कि क्रिंज कंटेंट बनाना है? कैसा मतलब
ऐसे बहुत सारे कंटेंट होते हैं यूट्यूब पर भी देखा जाए या इंस्टाग्राम पर देखा जाए, तो जिनका कोई सर पैर नहीं है वीडियोस का, वो कुछ भी बना रहे हाँ। हैं, करते हो आप ऐसे? हाँ, करने पड़ते हैं। मैंने बोला ना मैम, वहां उस दरवाजे तक पहुंचने के लिए मुझे करने पड़ेंगे। जिस उस दरवाजे से अंदर चला जाऊंगा उस दिन बॉस से दरवाजे बंद कर दूंगा। नहीं यार, मुझे अब नहीं करना यार, मुझे अब एक काम करना है जिससे मेरी पहचान बने। मैं हूँ जो हूँ ना, अब मुझे उस रूप, उस टैलेंट में देखो जो मेरा मन पसंदीदा है, कि मेरा कॉमेडी करना मुझे अच्छा लगता है। अंदर कितने भी गम हो, लेकिन कॉमेडी करना अच्छा लगता है। आपने कभी खुद का चैनल खोलने की कोशिश क्यों नहीं करी? क्योंकि इतने सालों का एक्सपीरियंस हो गया है अब आपको, अप्रोक्सीमेटली 22 इयर्स आपने बोला जी, जो कि एक्टिंग के लिए मुझे लगता है एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, और यूट्यूब में भी अब आपको काम करते हुए काफी साल हो चुके हैं जी। तो आपने कभी ये क्यों नहीं चाहा कि खुद का एक चैनल स्टार्ट कर लिया जाए? मैम एक्चुअली पता नहीं, आप संजोग कह लो या कॉन्फिडेंस की कमी लगा लो, वक्त कह लो, कि बन नहीं पाया। कभी कुछ दोस्तों से बातचीत होती थी कि यार चलो करते हैं, तो जो स्टार्टिंग का टाइम था ना मैम, उसमें हम कुछ भी बनाते थे, कुछ भी इन द सेंस थोड़ा क्वालिटी डाउन भी रहती थी। उस टाइम ये चीजें नहीं थी, तो कोई इजीली आपको मैनेज हो जाता था। आज आपको करने के लिए आर्टिस्ट रहेंगे, अच्छा पे भी करना है, अच्छे कैमरे भी लेने हैं, लोकेशन भी लेनी है, खाना भी देखना है, हर चीज देखनी है। तो जब ये सारी चीजें हमारे पास है ही नहीं, तो मैं कहाँ से कर पाऊंगा? तो इसी कारण से मतलब वो चीजें कर नहीं पाया। मेरा दिल करता है, मेरे में भी दिमाग में कुछ स्क्रिप्ट छोटा बहुत कर लेता हूँ। हाँ, तो मुझे लिखना अच्छा लगता है, थोड़ा सा दिमाग चलता है। तो अभी हम कुछ दोस्त हैं मिलके इंस्टाग्राम के लिए हम करने जा रहे हैं कुछ, तो देखो ऊपर वाले ने चाहा तो ट्राई टू बेस्ट। आप ना जब से स्टूडियो में आए हो तब से स्टूडियो की वाइब एकदम चेंज हो रखी है, मतलब द वे यू हैव ट्रीटेड एवरीबडी, और जिस हिसाब से आपने सबसे बातें की हैं, आपने जो किस्से सुनाए, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आज तक किसी पॉडकास्ट को शायद इतना एंजॉय नहीं किया होगा जितना मैंने इस पॉडकास्ट को एंजॉय किया। तो ये जो चीज़ है, ये मुझे लगता है बहुत हद तक आपके अंदर वो कहीं ना कहीं बसा हुआ है, वो कॉमेडी वाली जो चीज़ है, लोगों को हंसाना। हाँ। ये घर में भी ऐसा माहौल बना कर रखते हो आप? फादर से ही। अच्छा, पापा भी ऐसे ही हैं? जी बिल्कुल, पापा से ही है मैम, वहीं से है। पापा भी बहुत कॉमेडियन है। अच्छा। हाँ, तो वही चीज़ रही मैम। एक होता है ना, आदमी को ये भी लगता है कि यार मैम, हमारे जो सर थे ना थिएटर के, वो बोला करते थे कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस कुएं के मेंढक हैं, आप क्या कर सकते हो। तो मुझे कभी नहीं लगता मुझे शाहरुख की तरह काम करना है या मैं ऋतिक की तरह मेरी बॉडी सोचा ही नहीं कभी? नहीं है? अरे नहीं, मतलब ऑडियंस ऐसी गाली देगी जो नई आई होगी अभी और क्यों अपने ऊपर ले तो वही सोचा यार, जो कर सकते हैं वो करते हैं। अगर वहां तक भी पहुंच गए जो हमारे अंदर है, तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे। आपने कभी कपिल शर्मा शो में जाने का ट्राई नहीं किया? मैं सर से मिला हूँ। आपने ये बात पूछी ना, जब हम मुंबई में थे, 2012 या 13 की बात होगी। हमारे एक मित्र है हीरा अरोड़ा, वो अच्छा। अभी भी वहां काम करते हैं, बहुत प्यारे सज्जन है, मित्र है हमारे। तो और एक खन्ना जी है, उनका मुझे जो कोऑर्डिनेट करते थे एक्टर को, ओके, उनका मुझे कॉल आया कि सतनाम, कपिल बाजी को ना कुछ आर्टिस्ट की नीड है, तू चला जा। तो हम मिलने चले गए। मेरा एक दोस्त है शारिक, एकांश, कोई मेरे जूते पॉलिश कर रहा है, कोई अपनी नई शर्ट मुझे दे रहा है कि भाई इतने बड़े हम बंदे से मिलने जा रहे हैं तो थोड़े अच्छे कपड़े पहन के जाना चाहिए। कपड़े कम हो जाते थे, होते कहा थे, दोस्तों के मांग के पहनने पड़ते थे। तो उस दिन हमने चलो क्या, चल मैंने उसको बोला, एकांश को, मैं कहा चल भाई हम चलते हैं, पैसे है ना ऑटो में जाने के लिए? हाँ है। तो हम वहाँ फिल्म सिटी में गए, मुंबई में गोरेगांव। जाते ही वहाँ ना लंच लगा हुआ था, डिनर लगा था, रात का टाइम तो 7-8 बज गए थे। तो जाते पहले हमने रोटी पेली दबा के मुर्गा उर्गा बना था, मैंने कहा पहले खाओ, वो वेजिटेरियन था। वैसे भी स्ट्रगलिंग डेज में तो हाँ, मैं खाने को मिलता नहीं था। तो मैं कहा पहले ये खाते हैं, फिर मुलाकात हो ना हो बाद में देखेंगे, पहले खा लो। खा के हम आगे बैठ गए। तो थोड़ी देर में बता रहे कपिल बाजी आ गए। कपिल बाजी उस टाइम उनके पास रेंज रोवर थी। तो अरे भाई और है बाजी का। तो कपिल बाजी आए, उन्होंने बोला हाँ नाम की है? मैं भाई सतनाम सिंह। पंजाबी है? हाँ भाजी पंजाबी। कह रहे चलो ठीक है। कह रहे मैं ना आपको 5 मिनट देता हूँ, आप कुछ रेडी कर लो, स्क्रिप्ट फिल्म करते। मैं भाई रेडी नहीं करेंगे, मुझे रेडी है, हम करते हैं।
कह रहा सोच ले। मैं कहा नहीं भाजी सोचूंगा तो नकली हो जाएगा, जो आएगा वो बोलूंगा। कह रहा चलो करते हैं। तो उन्होंने शायद कभी पाजी ये बात सुने, तो पाजी ने बोला था कह रहा तू ना एक काम कर, तू ना बस स्टैंड पे खड़ा हुआ है और तू अंधा है और तूने एक लड़की छेड़नी है और तू अंधा है भी नहीं है, तो कैसे करेगा? मैं कहा भाजी कर लेंगे, यार रोज का काम है। थोड़ा सा यहाँ पर भी करके दिखाओ ना, क्या किया आपने तो? सच बताऊं मुझे ना अभी याद तो नहीं है, लेकिन वो ऐसे ही था कि कुछ मैं बैठा हूँ, मतलब कि मुझे याद है 12-13 साल इस बात को कि मैंने पाजी को करके दिखाया, उनको अच्छा लगा। हाँ। तो मेरे लिए ये बहुत, मैंने यूँ क्या, मैं पाजी मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके साथ काम करूँ। तो पाजी का मैं तुझे बुलाता हूँ मैम। फिर कुछ आगे बातें वर्कआउट नहीं हो पाई, हो जाता है कभी कभी तो, लेकिन बढ़िया बंदे थे मैम। वो ग्राउंड लेवल से ऊपर गए ना तो बहुत चीज़ें जानते हैं। और एक बड़े आर्टिस्ट की ये पहचान होती है, जब उसको रोटी के लिए पूछते हैं ना, उसको पता होता है यार कि मैं भी कभी इस वक्त को मैंने देखा। हाँ। तो बहुत अच्छा लगा था उनसे मिलके। और एक बात बोलना चाहूँगा मैम, उस टाइम जो कपिल शर्मा शो की ना तैयारियां चल रही थी फिल्म सिटी में, रात को 12-12:30 बज चुके थे और सभी एक एक करके निकल गए थे। सिद्धू पाजी चले गए थे, अर्चना उपासना सिंह मैम थे वो चले गए थे, और कपिल पाजी भी निकल गए थे, सब निकल रहे थे। अब हमारी हिम्मत नहीं बढ़ रही रात को 12-12:30 बजे कि हम ये बोल सके कोई हमें फिल्म सिटी से बाहर छोड़ दे। और किसी ने बोला था यार को यहाँ चीते घूमते हैं, तो मैं ये ना कि रात को हमें कोई पेल जाए। सारी यादगिरी यही रहती है हमारी। तो मैं कहा किसको बोले, तो फिर हमने गुत्थी बाजी को देखा, सुनील ग्रोवर जी को। तो हमारी हिम्मत बढ़ गई। मैंने कहा यार चल यार एकांश हम बात करते हैं। तो हमने शीशे टक टक की, पाजी ने शीशा नीचे किया। मैंने कहा पाजी हमें बाहर तक छोड़ दोगे? मैंने कहा हाँ हाँ यार कैसी बात है। मैम बड़ा अपनापन दिखाया पहली बार में ही। ग्रोवर बाजी ने हमें गाड़ी में पीछे बैठाया और फिल्म सिटी के हमें बाहर छोड़ा, गोरेगांव में बाहर मेन रोड पे रात को 12:30 बजे। और तब उन्होंने अपने ड्राइवर को बोला जाके इनके लिए ऑटो लेकर आओ। हम कहा नहीं पाजी हम ले आएंगे। अरे नहीं नहीं तुम बैठो। तो फिर ऑटो आया, पैसे है जेब में? मैंने कहा हाँ पाजी है। पक्का ना? मैंने कहा हाँ जी। मैंने आपको बोला ना मैम, जो वहां तक पहुंचता है ना वो हर चीज को जानता है। ये मैंने कई जगह एक्चुअली सुना भी है कि वो जितने अच्छे एक्टर है ना उससे कहीं ज्यादा अच्छे इंसान भी हैं। मैम हमने तो, मैं ऐसे झूठ बोलूं, आप ये देखिए कि कुछ मिनटों का जो वक्त मिला था उनसे बिताने का, यही तो एक समय होता है मैम। पता है हम इतने बड़े आदमी से दोबारा मिल पाए या ना मिल पाए, अपनी उन्होंने छाप छोड़ दी ना। कपिल बाजी ने रोटी पूछी, गुत्थी बाजी ने पूछा कि यार तूने बात को छोड़ गया हूँ, पैसे हैं चले जाओगे ना, पक्का चले जाओगे। तो वो चीजें आज तक स्ट्रेंजर के लिए आज 12-14 साल हो गए और इस बात को मैं आज भी किसी से मिलता हूँ तो उनके लिए तारीफ ही नहीं करती है। और जो वो एक्ट करते हैं मैम सीखने को मिलता है कि लाजवाब है सर। मतलब कि कभी मौका मिले उनके साथ करने का तो सपना पूरा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि वो ना टीवी के परफेक्शनिस्ट है दूसरे आमिर खान जी के बाद। जी बिल्कुल है ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात और को मैम, जहाँ वो होने चाहिए ना अभी थोड़ा वो पीछे, मतलब कि बहुत उनमें है मैम, बहुत पोटेंशियल है, बहुत तगड़ी है उनमें वो क्वालिटी जो बस पता नहीं रुके हुए है कि सब बहुत बड़े एक्टर है। वो कुछ धमाका करेंगे, वो करेंगे मैम, डेफिनेटली करेंगे। तो सर ये पॉडकास्ट अब तो एंड की तरफ जा रहा है, तो एंड करने से पहले एक छोटा सा कोई एक्ट, कोई डायलॉग जो आपको अपने मतलब एक्टिंग करियर के टाइम से आपको लगता हो कि ये बहुत अच्छा है, आप करके दिखा सकते हो, थोड़ा सा देख सकते हैं। मैम जब हमने थिएटर स्टार्ट किया था ना तो थिएटर में मुझे एक कैरेक्टर मिला था धृतराष्ट्र का, कि उसकी आंखें नहीं है। हाँ। और बट सीन ऐसे स्टार्ट होता है कि जब 2 लड़कियां आती है और वो नाचती हैं, दिल वालों के दिल, तो जैसे वो गाना स्टार्ट, हाँ वो जैसे वो एंटर करते हो तो मैं नाचना शुरू कर देता हूँ। तो वो कैसा होता है कि वो लड़की आती है, वो गाना गाती है और चली जाती है। तो मैं ऐसी सिंहासन में बैठा हूँ, आप सोचिए कि मैंने 8 अंगूठियां पहनी है, 4 ये 4 वो, प्ले चल रहा है, अंधेरा है और ऐसे लेजर जा रही है ऐसे से, और मैं आंखें बंद है। तो मैं कहता चली गई क्या, चली गई द्रौपदी, कहाँ हो तुम? तो ऐसे वो लड़की धीरे से आगे आती है, वो होता लड़का है, तो कहते हैं मैं यहाँ हूँ, कहाँ? तो मैं ऐसे कर गले मिल लेता हूँ। तो वो कहते कहाँ थी, नजर नहीं आती आजकल, कहाँ रहती हो? हैं दिखती नहीं हो हैं? तो वो इतने में झाड़ू उठाती है और मुझको अच्छी तरह से पेल देती है। तो फिर मैं बोलता है बेटा तुम, मैं तो अंधा हूँ, मैंने तुमको कहा गंदी निगाह से देख लिया बच्चे, तू गलत सोच रही है। मैं कहता है नकुल सहदेव, अरे कहाँ मर गए सारे के सारे। तो अच्छी तरह मुझको पेल देती है, फिर के चली जाती है मैम। तो फिर मैं माफी भी मांगता हूँ। थोड़ा इस तरह से वो कैरेक्टर था कि जो वो कॉमेडी था वो लोगों को बहुत पसंद आया था।
तो थोड़ा इसको ना धार्मिक की तरह कोई मत ना लेके जाए कि किसी हमने कोई मजाक उड़ाया, वो एक थिएटर था और वो एक्ट था जो हमने किया, और सब तो उसके बदले मार भी पड़ी ना। उसके बदले मार भी पड़ी। राइट, चलिए, थैंक यू सो मच सतनाम सर, आप यहाँ आए। मतलब मैं सीरियसली बोल रही हूँ, मैंने आज तक ये बात किसी को नहीं बोली है कि इतना मजा मुझे किसी पॉडकास्ट में नहीं आया, इतना मजा मुझे किसी से बात करके नहीं आज तक जितना मजा आपसे बात करके आया। थैंक यू सो मच। आई होप आप जल्दी आओ वापस इस पॉडकास्ट पे। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच सर आपके लिए भी, थैंक यू जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट टिल द एंड। अगर आप चाहते हैं हम और भी ऐसे गेस्ट्स आपके लिए लाते रहें, तो अभी हमारे चैनल पॉडकास्ट विद आशी को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारा दूसरा चैनल आरुषि विद क्लिप्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसपे हम लोग इन पॉडकास्ट के छोटे छोटे क्लिप्स को अपलोड करते रहते हैं।